अध्याय 81। डूडियन 7 सोने के सिक्के प्राप्त करने के लिए वित्त विभाग को खोजने के लिए स्केवेंजर मुख्यालय की पहली मंजिल पर गया। 7 सोने के सिक्के आवासीय जिले में रहने वाले एक साधारण परिवार की 10 साल की बचत के लायक थे। यहाँ तक कि उच्च वेतन वाली नौकरी करने वाले जुरा को भी मासिक वेतन के रूप में कुल मिलाकर केवल 5 या 6 चांदी के सिक्के दिए जाते थे। एक सोने का सिक्का पुराने जमाने की करेंसी के $10,000 के बराबर होता था। लेकिन इस युग में मध्यम वर्ग का वेतन बहुत कम था। आज के मानकों के अनुसार डूडियन अमीर होगा, और यह उसकी सफाई का एक छोटा सा हिस्सा था। भारी और चिकने सोने को हाथ में लेते ही डूडियन भावना से भर गया, लेकिन वह बिल्कुल भी उत्साहित नहीं थे। आखिरकार उसने इसे एक तरह से अपने जीवन के बदले में अर्जित किया। इसके अलावा यदि उसकी शिकारी पहचान के कारण नहीं तो उसे केवल 7 चांदी के सिक्के ही मिल सके। इसलिए यदि मेहतर अमीर बनना चाहता था तब भी उसे सामग्रियों की खोज करते समय विशेष वस्तुओं को चुनने के लिए भाग्य पर निर्भर रहना पड़ता था। मैं नहीं जानता कि जो अन्य चीज़ें मैं वापस लाया हूं उनकी कीमत कितनी होगी, डूडियन ने गुप्त रूप से सोचा। हालांकि 7 सोने के सिक्के आवासीय जिले के मानकों के लिए एक अद्भुत राशि होगी, लेकिन अगर वह एक कीमिया प्रयोगशाला चलाना चाहता है तो इस तरह के पैसे से उसकी भूख संतुष्ट नहीं होगी। सोने के सिक्के लेते ही वह हॉल में आकर बैठ गया। हॉल में आवाज़ों की हलचल होने में देर नहीं लगी। डूडियन ने ऊपर देखा और एक लंबी आकृति देखी। एक महिला जिसने लाल रंग का कवच पहना हुआ था हॉल के दरवाजे को धक्का दिया और बड़े कदमों से अंदर चली गई। डूडियन ने अपने कंधे पर लटके रजत पदक को देखा। 3 साल पहले उन्होंने फर्नांडो पर यही मेडल देखा था। हालांकि फर्नांडो का तांबे का था, जबकि उसके पास जो था वह चांदी का था जिस पर 2 ईगल खुदे हुए थे। हॉल में मौजूद कर्मचारियों और कंसोर्टियम सफाई कर्मियों ने भी महिला के कंधे पर पदक देखा। आखिरकार उसका कवच बहुत ही आकर्षक था। ऐसा लग रहा था मानो उसके शरीर से खून बह रहा हो। यह मेहतर के नर्म कवच से बिल्कुल अलग था और आसानी से ध्यान आकर्षित करता था। यह एक शिकारी है। हॉल में मौजूद लोग अचानक शांत हो गए क्योंकि वे महिला को ध्यान से देख रहे थे। प्रभारी व्यक्ति को अभी यहाँ से बाहर आने दीजिए। हॉल के बीच में खड़ी लाल रंग की बख्तरबंद महिला चिल्लाई। 2 लड़कियां जिन पर रिसेप्शन की जिम्मेदारी थी घबराई हुई लग रही थीं। उनमें से एक ने जल्दी से लाल रंग की बख्तरबंद महिला से वादा किया, जबकि दूसरा अगले कमरे में चला गया। जल्द ही पीटर और एक अन्य बूढ़ा प्रबंधक बाहर आए। उन्होंने उसके कंधे पर पदक देखा। पीटर का चेहरा तुरंत बदल गया। वह आगे झुका और आदरपूर्वक बोला, आपका स्वागत है शिकारी। क्या आप हमें अपनी यात्रा का कारण बताएंगे? उसने अपना हाथ उठाया और उसके भाषण को बीच में ही रोक दिया। जो सफाईकर्मी क्षेत्र क्रमांक 8 में गए थे उन्हें अभी बुलाओ। पीटर और दुबला बूढ़ा आदमी आश्चर्यचकित थे। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और अपनी आंखों में अर्थ समझ लिया। पीटर ने आदरपूर्वक कहा, माननीय शिकारी, वे अपने घरों को वापस चले गए हैं। हमें उन्हें इकट्ठा करने के लिए कुछ समय चाहिए। महिला ने ठंडे स्वर में कहा, मेरे सामने मत भटको। मैं आज सूर्यास्त से पहले उन्हें देखूंगी। तुम रुको। पीटर ठंडे पसीने से लथपथ था। हाँ, बिल्कुल देर नहीं कर सकता। जब डूडियन सोफे पर आराम कर रहा था तो महिला ने उसे परिधि में पकड़ लिया। जब उसने उसे दूध वाली चाय पीते देखा तो उसकी भौहें तन गईं। पीटर ने भी उसकी दृष्टि का पता लगाया और डूडियन को नोट किया। वह तेजी से आगे बढ़ा और चिल्लाया, लड़के, क्या तुमने माननीय शिकारी पर ध्यान नहीं दिया? क्या तुम स्तब्ध हो? तुमने उसे अभी तक सलाम क्यों नहीं किया? ऐसा करो और बाहर निकल जाओ। डूडियन ने उसकी आंखों में चिंता का संकेत देखा। वह तुरंत समझ गया कि पीटर उसका समर्थन करने की कोशिश कर रहा है। महिला के शब्दों के मुताबिक एरिया नंबर 8 में मरने वाला शिकारी किसी न किसी तरह से उससे जुड़ा हुआ है। वह थोड़ा घबरा गया क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे ढूंढने में इतनी जल्दी परेशानी होगी। लेकिन उसे किसी बात की चिंता नहीं थी। उसने महिला की ओर सिर हिलाया, फिर उठ गया और जाने के लिए तैयार हो गया। और इसी तरह महिला ने उसकी ओर उदासीन भाव से देखा, कहा, क्या तुम नए मेहतर हो? डूडियन रुका और उसकी ओर देखते हुए बोला, हाँ। तो महिला ने आंखें मूंद लीं। क्या आप एरिया नंबर 8 में गए हैं? डूडियन ने उसकी आंखों की ओर देखा। उसकी आंखों में ठंडी ठंडक केंद्रित थी। जब तक वह सिर हिलाता वह बिना जरा सी भी नाराजगी के तुरंत गोली मारकर उसकी हत्या कर देती। जब उसने कहा, हाँ, तो उसकी आंखों में थोड़ी नाराजगी थी। जब वह ठंडे स्वर में बोली, क्यों? तुम मर क्यों नहीं गए? तुम्हारे जैसा कचरा जीवित रहता है। क्यों? मौत तुम्हें क्यों नहीं ले गई? बाहों पर उसकी त्वचा का रंग थोड़ा लाल हो गया था, मानो उलझा हुआ हो। पीटर, जिसने दृश्य देखा, ने जल्दी से कहा, माननीय शिकारी, डीन हमारा बीज वस्तु है। मुख्यालय उसकी खेती पर विशेष ध्यान देता है क्योंकि वह भविष्य में शिकारी बन सकता है। कृपया उससे नाराज न हों। अगर उसने आपको किसी भी तरह से नाराज किया है तो मुझे यकीन है कि अगर आप उसे माफ़ी का मौका देंगे। स्क्रॉल करें। औरत दहाड़कर बोली। पीटर स्तब्ध रह गया। महिला उठ खड़ी हुई क्योंकि उसकी आंखें डूडियन को घूर रही थीं।
दरअसल उसने उसे कभी अपनी नज़रों से ओझल नहीं किया था। उसकी आंखें आक्रोश, क्रोध और दुख से भरी थीं। डूडियन ने सोचा कि वह सबूतों की जांच कर रही थी। उसने यह नहीं सोचा था कि वह अपना गुस्सा निकालने के लिए किसी व्यक्ति की तलाश कर रही थी। उसने उसकी आंखों में अजीब भाव देखा। वह मदद नहीं कर सका क्योंकि उसका दिल द्रवित हो गया और उसने पूछा, वह शिकारी जो क्षेत्र संख्या 8 में मर गया, उसका आपसे क्या संबंध है? चुप रहो, स्कारलेट महिला ने गुस्से में पीटने के लिए अपना हाथ उठाया। डूडियन का चेहरा थोड़ा बदल गया क्योंकि वह जल्दी से अपने शरीर को पीछे ले गया। वह एक सांस में ही हथेली से बच निकला। कुछ दूरी तय करने के लिए वह तेजी से कुछ कदम पीछे हट गया। एक बार फिर उन्होंने एक दूसरे को घूर कर देखा। वह जानता था कि यदि कोई साधारण सफाईकर्मी यहाँ होगा तो ताड़ के हमले के कारण वह बहुत पहले ही मर जाएगा। कम से कम वे गंभीर रूप से घायल तो होंगे। वह बहुत स्पष्ट था कि शिकारी की शक्ति के बिना उसे भी उसी भाग्य का सामना करना पड़ेगा। पीटर ने दूसरे की हथेली जोड़ दी और डर गया। हालांकि जब डूडियन को भागते देखा तो वह अवाक रह गया। स्त्री भी थोड़ी चौंकी। उसने डूडियन की ओर देखा क्योंकि उसकी आंखों का दुख शीतलता में बदल गया था। आप एक नए मेहतर हैं। भले ही आपको 20 बार या 30 बार भी आशीर्वाद दिया गया हो, आप इतनी तेजी से प्रतिक्रिया नहीं कर पाएंगे। आप क्या हैं? डूडियन की आंखें ठंडी हो गईं। हालांकि महिला ने अपने दुख के कारण ऐसा किया, लेकिन ताड़ के हमले की गंभीरता के बारे में चिंतित नहीं थी जो इसका कारण बन सकती थी। शायद उनकी नज़र में किसी सफाईकर्मी की गलती से हत्या करने पर भी केवल कुछ ही आलोचनाएं होंगी। हो सकता है कि कंसोर्टियम उसे आश्रय देने की पहल करेगा या फैसले के मुकदमे से बचने के लिए सबूतों और स्वीकारोक्ति को खत्म करने में उसकी मदद करेगा। वह जानती थी कि अगर उसने किसी की हत्या भी की तो भी सज़ा नहीं मिलेगी। आज ये थप्पड़ मैं लिख दूंगा। डूडियन ने उसे घूरते हुए कहा, दूसरे मुझे अच्छा देते हैं, मैं 10 गुना भुगतान करूंगा। वे मुझे दर्द देते हैं, मैं 100 गुना प्रतिशोध दूंगा। महिला का चेहरा बर्फ की तरह ठंडा हो गया। अकेली तुमने मुझे धमकी देने की हिम्मत की? अध्याय 82। रुको, एक आवाज गूंजी। अचानक लाल रंग की बख्तरबंद महिला और डूडियन के बीच एक भारी आकृति दिखाई दी। डूडियन को लात मारकर रोकने के लिए उसका हाथ तुरंत महिला की जांघ को छू गया। जैसे ही उसके हाथ ने हमले को रोका, हमले की शक्ति के कारण उस हटे कट्टे व्यक्ति का चेहरा थोड़ा बदल गया। गति का विरोध करते हुए वह 2 कदम पीछे चला गया। पुरुष द्वारा खदेड़े जाने पर महिला भी जमीन पर गिर गई। उसने उदासीनता से उस भारी आकृति को देखा जिससे उसकी दृष्टि अवरुद्ध हो रही थी। बड, मुझे मत रोको। बड ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं और कहा, तुम्हें रुकना चाहिए, लिंडा। डीन हमारे संघ का नया शिकारी है। मैं हंटर मुख्यालय की ओर से उसे नियुक्त करने और उसे अपना पदक देने के लिए यहाँ हूँ। बड की बात सुनकर महिला की आंखें सदमे से फैल गईं। पीटर और उसके अलावा बूढ़ा व्यक्ति यह खबर सुनकर स्तब्ध रह गए। डूडियन ने उस मोटे आदमी की ओर देखा। यदि यह उसके लिए नहीं था तो उसके लिए एकमात्र रास्ता हड़ताल से बचना और उस पागल महिला से बचने के लिए बाहर सड़क पर भागना था। नया शिकारी। चेहरा काला पड़ने पर महिला को कुछ ख्याल आया। उसकी गहरी भूरी आंखें पूरी तरह से गहरे लाल रंग में बदल गईं। गहरे लाल रंग की रक्तवाहिकाएं, जो उसकी बाहों की नसों की तरह दिखती थीं, हिलने लगी। जब उसने उग्रता से कहा, तो वह वही है जिसने उठाया था। मुझे पता है कि आप अपने भाई की मृत्यु के कारण दुखी हैं, लेकिन मुझे आशा है कि आप उस शिकारी पर हमला करके गलती नहीं करेंगे जो हमारे ही संघ से संबंधित है। मुझे आशा है कि आप जानते हैं कि परिणाम कितने गंभीर होंगे। अपना भविष्य नष्ट न करें। ऐसा लग रहा था कि महिला को बड की बातों की कोई परवाह नहीं थी, बल्कि उसने डूडियन की ओर देखा। जब राक्षस ने मेरे भाई को खा लिया तो तुम वहीं थे। उसने तुम्हें क्यों नहीं खाया? क्यों? तुम एक सफाईकर्मी हो। जादू के निशान रखने के लिए तुम्हारे पास क्या योग्यता है? डूडियन ने उसकी ओर उदासीनता से देखा लेकिन कुछ नहीं बोला। महिला ने डूडियन को घूर कर देखा लेकिन एक पल के बाद उसके चेहरे से हत्या का इरादा गायब हो गया। उसकी बाहों पर दिखाई देने वाली रक्तवाहिकाएं धीरे धीरे उसकी त्वचा के नीचे छिप गईं। उसने अपने होंठ चाटे और कहा, छोटी सी बात। आपने कहा था कि आप 100 गुना अधिक जवाब देंगे। ठीक है। बड, जिसने लिंडा में परिवर्तन देखा, को राहत मिली। यदि वह लापरवाही से डूडियन पर हमला करने के लिए दौड़ती है तो वह उसे रोकने में सक्षम नहीं हो सकता है। वह डूडियन की ओर मुड़ा और बोला, तुम्हें डीन कहा जाता है ना? लिंडा से माफ़ी मांगो और सब कुछ पीछे रह जाएगा। इसके अलावा आप भविष्य के संभावित साथी हैं। हमें एक दूसरे के प्रति अधिक मित्रवत और सुखद क्यों होना चाहिए? डूडियन ने भौहें चढ़ा दीं। अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि यह महिला किसी भी चीज़ पर नहीं रुकेगी। एक साथी शिकारी की हत्या के परिणामों को ध्यान में रखते हुए उसने हत्या करने के अपने इरादे को अस्थायी रूप से रोक लिया। उनके माफ़ी मांगने से भी कुछ नहीं बदलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें माफ़ी क्यों मांगनी पड़ी? सिर्फ इसलिए कि आपका भाई मर गया। क्या आपको लगता है कि आप घूम घूम कर अपना गुस्सा दूसरों पर खुलकर निकाल सकते हैं, भले ही बात बदला लेने की हो? तुम्हारे भाई ने ही हमें हानि पहुंचाने की पहल की थी। क्या हमें वापस लड़ने की अनुमति दी जाएगी?
मुझे माफ़ी की कोई परवाह नहीं है। हालांकि किसी भी समय मुझे जवाबी कार्रवाई करने के लिए आने के लिए आपका स्वागत है। महिला स्त्री स्वर में बोली, जैसे कि वह कुछ मिनट पहले की दुष्ट न हो। डूडियन का चेहरा ठंडा था और वह उदासीनता से बोला, मुझे नहीं पता था कि जिस शिकारी को जानवर ने खाया था वह तुम्हारा भाई था। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इतने गुस्से में हो। मैं ये समझ सकता हूँ। आखिरकार उसकी मौत न सिर्फ बदसूरत थी बल्कि दुखद भी थी। लिंडा की आंखें अचानक ठंडी हो गईं। उसकी उंगलियां मुट्ठी में बंध गईं और हड्डियों के चरमराने की आवाज़ें गूंजने लगीं। आखिरकार उसने हॉल से बाहर जाने के लिए अपनी मुट्ठी खोली और सिर पीछे किया। भीड़ में जाते ही वह तुरंत आंखों से ओझल हो गई। डूडियन की ओर देखते हुए बड व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराया, छोटे भाई, तुम सच में बात कर सकते हो। मैं उसकी तुलना में बहुत कमज़ोर हूँ। वह अपने हाथों से बात करना चाहती है जबकि मैं केवल अपने मुंह का उपयोग कर सकता हूँ। बर्ड को उत्तर देते समय डूडियन शांत था। बर्ड ने आह भरी, आपको उसे दोष नहीं देना चाहिए। उसके माता पिता कम उम्र में ही मर गए थे, इसलिए वे केवल एक दूसरे के पास थे। जब उसे पता चला कि उसके भाई की मृत्यु हो गई है तो उसके लिए मूड संबंधी विकार होना सामान्य है। डूडियन ने उसे अजीब तरह से देखा और कहा, बहुत सारे अनाथ हैं जिन्होंने अपने रिश्तेदारों को खो दिया है। क्या उन्हें जाकर अपना गुस्सा निर्दोष लोगों पर उतारना है? उसके भाई को जानवर ने खा लिया था और वह अपना गुस्सा जानवरों पर नहीं उतारना चाहती बल्कि नुकसान पहुंचाने के लिए कमजोर मेहतरों को ढूंढती है। क्या मेहतर का जीवन एक जीवन नहीं है? क्या वह यहाँ सभी का अपमान कर सकती है सिर्फ इसलिए कि मेहतर की पहचान उसके जितनी ऊंची नहीं है? इसके अलावा होने के बाद अपमानित हमें भी उसके नुकसान के कारण उसके प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। बर्ड निशब्द हुए बिना नहीं रह सका। बर्ड ने थोड़ा सा अपना सिर हिलाया क्योंकि वह इस मुद्दे पर आगे बात नहीं करना चाहता था। ये कहते हुए उनके चेहरे पर मुस्कान की झलक थी, इसके बारे में बोलते हुए, आप अब सफाईकर्मी नहीं हैं। मुख्यालय द्वारा मुझसे आपका अनुबंध और पदक देने का अनुरोध किया गया था। डूडियन ने थोड़ा सिर हिलाया। उसने भी अब इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहा, लेकिन अपने दिल में वह पहले ही उस महिला पर ध्यान दे चुका था। ये खत्म नहीं होगा। वह कंसोर्टियम के नियमों से बंधी है, इसलिए वह उसे सीधे तौर पर नुकसान नहीं पहुंचा सकती है, लेकिन गुप्त रूप से वह ऐसा कर सकती थी। हो सकता है कि वह अपनी जगह ऐसा करने के लिए किसी और को ढूंढ ले। वह खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए दूसरों के पहल करने का इंतजार करना पसंद नहीं करता था, इसलिए वह पहले संभावित मौके पर जवाबी कार्रवाई करने वाला था। ये शिकारी अनुबंध है। इस पर हस्ताक्षर करने के बाद आप संघ के आधिकारिक शिकारी होंगे। बर्ड ने बैग से एक दस्तावेज निकाला और डूडियन को सौंप दिया। डूडियन ने अस्थायी रूप से योजना को अपने दिमाग से हटा दिया। उसने शिकारी अनुबंध को ध्यान से पढ़ा। ये लगभग मेहतर अनुबंध के समान ही था। केवल एक चीज़ जो बदली है वह है कल्याण और कार्यों का कार्यान्वयन। शिकारी वाणिज्यिक जिले में रहने के लिए स्वतंत्र हैं। इसके अलावा उन्हें रियल एस्टेट और इसके लिए लाइसेंस मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा। हालांकि अनुबंध के अनुसार उन्हें रियल एस्टेट लाइसेंस प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। यदि शिकारी मिशन पर मारा गया तो घर कंसोर्टियम के कब्जे में वापस आ जाएगा। इसके अलावा हर महीने उसे 10 आशीर्वाद मिलेंगे। वह प्रशिक्षण शिविर का बीज था, लेकिन उसे महीने में केवल एक बार ही आशीर्वाद मिल पाता था। लेकिन ये इलाज 10 गुना बेहतर था। यह आश्चर्यजनक रूप से अधिक था। कंसोर्टियम के तहत शिकारी सभी उद्योगों में 30% की छूट का आनंद ले सकते हैं। ये वीआईपी श्रेणी के विशेषाधिकारों के बराबर था। जिन उद्योगों में मिलोन कंसोर्टियम शामिल था उनमें कोयला खदानें, रियल एस्टेट, होटल, दास, परिवहन, चेन स्टोर से लेकर कई अन्य उद्योग शामिल थे। तो ये छूट कोई छोटा फायदा नहीं था। डूडियन ने लेख पढ़ा। कल्याण भाग के बाद उन्होंने अन्य प्रतिबंधात्मक शर्तों की जांच की और निर्धारित किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो उनकी योजनाओं को रोक सके। इसके अलावा जब तक उनके हस्ताक्षर नहीं होंगे कुछ भी आधिकारिक नहीं होगा। यह आपका शिकारी पदक है। बर्ड ने डूडियन को बाज उकेरा हुआ कांस्य पदक दिया। डूडियन ने नजर डाली और पूछा, उसके पास रजत पदक था। इसका महत्व क्या था? बर्ड ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा लगता है कि आप काफ़ी सावधान हैं। वह हाल ही में एक मध्यवर्ती स्तर की शिकारी बन गई क्योंकि वह खूनी तलवारबाज स्तर तक पहुंच गई थी। हम आमतौर पर उन्हें सिल्वर हंटर्स के रूप में संदर्भित करते हैं। मिशन के निष्पादन में टीम का शीर्षक कम से कम एक सिल्वर रैंक वाला शिकारी होना चाहिए। डूडियन ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। यदि अगले कार्य में उसे इस महिला के साथ सौंपा गया तो ये बहुत खतरनाक होने वाला है। ये शिकारी का मैनुअल है, आपको इसे बाद में जांचना चाहिए। इसमें शिकारियों से संबंधित सभी चीज़ें हैं, लेकिन याद रखें कि इसे गैर शिकारी कर्मियों को न दिखाएं। इसके अलावा यदि आपका पदक खो जाता है तो प्रतिस्थापन के लिए आवेदन करने के लिए मुख्यालय ढूंढना सुनिश्चित करें। बर्ड ने एक छोटी सी किताब दी। डूडियन ने पास पहुंचकर सिर हिलाया, मुझे पता है। अध्याय 83, आपके पास समायोजित करने और आराम करने के लिए 7 दिन हैं। बर्ड ने मुस्कुराते हुए कहा, 7 दिन बाद तुम्हें जाकर मुख्यालय को रिपोर्ट करना होगा।
यद्यपि तुम्हारे पास जादू के निशान हैं, लेकिन अन्य क्षेत्रों में तुम्हारे पास बहुत कमी है। शिकारियों के अलग अलग पद हैं। प्रत्येक व्यवसाय के बारे में विशेष विवरण अंदर लिखा हुआ है। उन 7 दिनों में तुम स्वयं विचार करो कि तुम क्या बनना चाहते हो। डूडियन ने बड द्वारा पहले कहे गए शब्द खूनी तलवारबाज के बारे में सोचा। उसका दिल हिल गया और उसने सिर हिलाया और कहा, मुझे पता है। इसके अलावा मैं आपको वाणिज्यिक जिले में रहने का बेहतर सुझाव देता हूँ। शिकारियों को कभी कभी आपातकालीन स्थितियों में बुलाया जाता है, इसलिए जब हम जानते हैं कि वे कहाँ हैं तो उन्हें पकड़ना कुशल होता है। उदाहरण के लिए, यदि हम जिरांजी की उपस्थिति का पता लगाते हैं तो हमें उसे भागने से रोकने के लिए तुरंत शिकारियों को भेजने की आवश्यकता होती है। इसलिए ज़्यादातर समय शिकारी आमतौर पर वाणिज्यिक जिले में स्टैंड बाय पर रहते हैं। डूडियन ने सिर हिलाया क्योंकि वह समझ गया था कि बड का क्या मतलब है। इसके अलावा वाणिज्यिक जिले में विकिरण की मात्रा आवासीय जिले की तुलना में बेहतर है। फिर भी उन्हें गोद लेने की कृपा लौटाने के लिए जुरा दंपत्ति को वाणिज्यिक जिले में रहने के लिए अपने साथ ले जाना होगा। अगर कोई और चीज़ नहीं है तो मैं पहले जाऊंगा। बड मुस्कुराया। डूडियन ने उनका अभिवादन किया और उन्हें हॉल से बाहर निकलते देखा। उसने अपने हाथ में ब्रोशर और पदकों को देखा। ऐसा लगता है कि उसे अपना शिकारी कवच 7 दिनों के बाद मिल जाएगा जब वह शिकारी मुख्यालय को रिपोर्ट करेगा। ये वैसे भी अत्यावश्यक नहीं था। पीटर और दूसरे बूढ़े व्यक्ति ने अपने और डूडियन के बीच की दूरी को कम कर दिया। उन्होंने डूडियन के हाथों में असली हंटर मेडल को करीब से देखा। हालांकि उन्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसे एक शिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। फिर भी वे दोनों काफ़ी समय से सफाई कर्मचारी मुख्यालय में काम कर रहे थे और उनकी नज़रें बेहद तेज थीं। बड और डूडियन के बीच पिछली बातचीत, लिंडा के प्रदर्शन और उनके पास मौजूद समाचारों के माध्यम से कमोबेश उन्होंने मामले के कारणों का अनुमान लगा लिया है। डीन, पीटर अस्वाभाविक ढंग से मुस्कुराया, मैंने तुमसे शिकारी बनने की उम्मीद नहीं की थी। बधाई हो। बधाई हो। दुबले पतले बूढ़े आदमी ने भी मेरी तारीफ की। डूडियन ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने मुझे अच्छी तरह से विकसित किया है। आप दोनों ने जो मेरी देखभाल की थी उसे मैं नहीं भूलूंगा। ये कुछ भी नहीं है। पीटर ने तेजी से अपना हाथ लहराया, कहा, यह आपके अपने प्रयासों के कारण है कि आपने ये पद हासिल किया है। मैंने सोचा था कि शिकारी बनने का अवसर पाने में आपको कुछ साल लगेंगे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इतनी जल्दी हो जाएगा। वास्तव में शिविर का बीज। शक्तिशाली और स्मार्ट, दुबले बूढ़े आदमी की आवाज़ गूंज उठी। डूडियन ने उन दोनों द्वारा प्रदर्शित अप्राकृतिक कृत्यों को देखा। उसकी पहचान में बदलाव ने उसके साथ दूसरों की संचार शैली को बहुत अधिक प्रभावित किया था। हालांकि वह जानता था कि अपनी हैसियत के कारण दूसरों के प्रति अभद्र व्यवहार करना अच्छा नहीं है। ये लोग अपने जीवन का अधिकांश समय इसी व्यवसाय में रहे हैं। डूडियन ने व्यक्तियों पर व्यवस्था के भयानक प्रभाव को समझा। उसने मन ही मन चुपचाप आह भरी। उसने दीवार के बाहर क्रूरता देखी। कंसोर्टियम में एकीकृत होना भी बहुत कठिन था। यही एकमात्र कारण था कि पहले वह लाल रंग का कवच पहने महिला के सामने अपना सिर झुकाना नहीं चाहता था। इसके बजाय उसने अपने अंदर का सारा गुस्सा निकाल दिया और बोल पड़ा। सबसे पहले, वह जानता था कि झुकना बेकार है। दूसरा, वह जानता था कि वह ऐसा नहीं चाहता था। इसके अलावा उसने जीवन की नाजुकता देखी है और वह अन्य लोगों द्वारा उसे धमकाने को बर्दाश्त नहीं करेगा। शायद महिला शिकारी का चरित्र और शत्रुता उसके भाई के समान ही थी जिसने उसे अपने पैरों पर खड़ा किया। मुझे पहले कुछ करना है। डूडियन ने पीटर और बूढ़े आदमी से कहा, जब मेरे पास खाली समय होगा तो मैं तुम लोगों से मिलने वापस आऊँगा। और मेरे 3 अच्छे दोस्त हैं जो सफाईकर्मी हैं। मैं उनकी देखभाल करके तुम्हें परेशान करना चाहूँगा। मुझे उनके नाम बताओ। पीटर मुस्कुराया। डूडियन ने थोड़ा सिर हिलाया और हॉल से बाहर जाने से पहले उनके जाने का इंतजार किया। हॉल में मौजूद अन्य लोग ईर्ष्यालु थे। वे जानते थे कि डूडियन एक ऐसी दुनिया में रहेंगे जहां वे कभी नहीं पहुंच पाएंगे। अल्पविराम, मुझे घर वापस जाना चाहिए। डूडियन ने एक गाड़ी बुलाई जिसे मुख्यालय के पास खड़ा किया गया और आवासीय जिले में वापस चला गया। वापस जाते समय गाड़ी में बैठते ही उसने वह पतली पुस्तिका पढ़ी जो उसे दी गई थी। जानकारी को कई अध्यायों में विभाजित किया गया था। पहला अध्याय शिकारियों के उद्देश्य और जिम्मेदारियों के बारे में था, जिसे डूडियन स्वाभाविक रूप से जानता था। सरल शब्दों में, उनकी एकमात्र भूमिका दीवार के बाहर राक्षसों का शिकार करना था। दूसरा अध्याय शिकारियों के प्रकार के बारे में था, व्यवसाय और उनकी भूमिकाओं के बारे में विवरण। 4 व्यवसाय क्रमशः थे, नाइट, योद्धा, स्काउट और आर्चर। सभी 4 पद अलग अलग कार्यों के लिए जिम्मेदार थे और शिकारी टीम कार्रवाई पर अधिक ध्यान केंद्रित करते थे। जब राक्षसों का शिकार करने की बात आती थी तो दक्षता या सुरक्षा को अधिकतम किया जाता था। शूरवीर और योद्धा सामने से राक्षसों को आकर्षित करने और उन पर हमला करने के लिए जिम्मेदार हैं। स्काउट्स आसपास के वातावरण का पता लगाने और जानकारी इकट्ठा करने के लिए जिम्मेदार थे। तीरंदाज लंबी दूरी के हमलों और समर्थन के लिए जिम्मेदार थे।
यह आधुनिक युद्ध की तरह है। इसमें पैदल सेना होती है जो जमीन पर सीधे टकराव के लिए जिम्मेदार होती है, और सहायक ताकतें होती हैं जैसे कि आश्चर्यजनक हवाई हमले या तोपखाने जैसे लंबी दूरी के हमले। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह बड़े पैमाने पर लड़ाई थी या छोटे समूह का ऑपरेशन, 3 पहलू थे जिनका पालन करना था। वे खुफिया जानकारी एकत्र करना, प्रत्यक्ष टकराव और लंबी दूरी का समर्थन थे। ये बुनियादी व्यवसाय थे जिन्हें नवनियुक्त शिकारियों द्वारा चुना जाना था। हालांकि जैसे जैसे वे अधिक अनुभव इकट्ठा करते हैं और व्यवसाय में कुशल हो जाते हैं, उन्हें एक उन्नत परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। इसी तरह वे आगे बढ़ेंगे और मध्यवर्ती स्तर के रजत शिकारी बन जाएंगे। इसके साथ ही वे एक अलग विशेषज्ञता का फिर से चयन करने में सक्षम होंगे। शूरवीर ढाल वाले शूरवीरों, पशु शूरवीरों आदि की ओर आगे बढ़े। तलवारबाजों के पास ढाल वाले तलवारबाज और लड़ाकू तलवारबाज भी थे। पिछली महिला को खूनी तलवारबाज कहा जाता था क्योंकि आगे बढ़ने के बाद उसने अपनी क्षमता को इस उपाधि के साथ जोड़ दिया था। वास्तव में उसे लड़ाकू तलवारबाज श्रेणी से संबंधित होना चाहिए। डूडियन को पता था कि जिस शिकारी को उसने पहले मारा था वह धनुर्धर श्रेणी का था। संभवतः वह दुश्मन पर नज़र रखने और लंबी दूरी के हमलों के लिए जिम्मेदार था। लंबे समय में शिकारी टीमों को विकसित करते समय एक व्यवस्थित वितरण किया गया था ताकि रुचियों एवं कार्यकुशलता को अधिकतम किया जा सके। आखिरकार किसी व्यक्ति की ऊर्जा सीमित होती है। यदि टीम में सभी लोग एक ही श्रेणी में विशेषज्ञ हों तो वे मजबूत राक्षसों के समूह के खिलाफ लड़ाई में प्रभावी नहीं होंगे। लेकिन मुझे विचार करने दीजिए, इसलिए मुझे पहले से ही एक पद तय करना होगा। डूडियन ने सोचा, शूरवीर और योद्धा करीबी लड़ाई में अच्छे हैं, लेकिन विशाल दीवार के बाहर एक शिकारी से भी अधिक शक्तिशाली राक्षसों की संख्या बहुत अधिक है। यदि वे किसी नुकसान में फंस जाते हैं तो उन्हें समस्या से उबरने के लिए दूरस्थ शिकारी के सहयोग पर निर्भर रहना पड़ता है। स्काउट्स मुख्य रूप से जाल और हत्याओं पर केंद्रित हैं। वे समूह की सबसे कमज़ोर कड़ी होंगे। मैंने पहले ही बम बना लिया है जो मेरे गुप्त हथियार हैं। हालांकि चूंकि मैं इतना मजबूत नहीं हूं कि मैं दूसरों के सामने बम प्रकट नहीं कर सकता, इसलिए मेरे लिए सबसे अच्छा यह है कि मैं ऐसी स्थिति चुनूं जो मुझे व्यक्तिगत स्थान प्रदान करे जहां मैं यथासंभव टीम के बाकी सदस्यों के संपर्क में न रहूं। उद्धरण चिन्ह, केवल स्काउट और तीरंदाज ही मुख्य शर्त को पूरा करते हैं। वे अन्य शिकारियों की तुलना में अधिक स्वतंत्र होते हैं। जब तक मैं अपने लाभ के लिए पर्यावरण का उपयोग कर सकता हूं, मैं अपने दम पर किसी भी राक्षस को मार सकता हूं। बिल्कुल पिछले शिकारी की तरह जिसने राक्षस को लुभाने और उसे खत्म करने के लिए हम सफाईकर्मियों को चारे के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। विवरणों पर विचार करते हुए डूडियन ने मन बना लिया कि वह एक तीरंदाज बनेगा। इसके अलावा वह बारूद के ज्ञान का उपयोग करके शिकार में उपयोग के लिए नए विचार और रणनीति विकसित कर सकता था। यदि वह तीर के शीर्ष पर सीसा पाउडर जोड़ सकता है तो क्या उसकी मारक क्षमता कई गुना नहीं बढ़ जाएगी। अध्याय 84, वाणिज्यिक जिले की बाहरी सीमाओं के करीब। मार्लिन स्ट्रीट। वाणिज्यिक जिले के इस हिस्से में मेल परिवार प्रभावशाली था। इसके अलावा मेलोन कंसोर्टियम के नियंत्रण में अधिकांश शिकारियों को भी इसी हिस्से में अपना आवास सौंपा गया था। मुख्य रूप से सिल्वा की विशाल दीवार के निकट होने के कारण उनकी संपत्ति यहाँ केंद्रित थी। यदि किसी जानवर का पता चला तो यहाँ से निकलने में अधिक समय लगेगा। फिलहाल मार्लिन स्ट्रीट में एक छोटी यूरोपीय शैली की इमारत में लिंडा तीसरी मंजिल पर लिविंग रूम में बैठी थी। उसका चेहरा उदास था। कमरे में उसके अलावा गेल और अन्य युवक भी मौजूद थे। इसके अलावा सांवले रंग की एक और लड़की भी उनके पास बैठी थी। वे कई अभियानों में एक साथ रहे हैं और लंबे समय तक एक ही टीम का हिस्सा रहे हैं। लंबे समय तक साथ रहने के कारण उन्हें एक दूसरे के बारे में गहरा ज्ञान था। उन्हें संदेश मिल गया था, भले ही लिंडा कुछ देर तक चुप रही। बॉस, क्या वह बच्चा वास्तव में एक कबाड़ी है? दूसरे युवक ने संदेह भरे स्वर में कहा। एक सफाईकर्मी के लिए जानवर को जलाने का साहस करना बहुत साहसिक है। अगर मैंने उस जानवर को देखा तो मैं आधा मर जाऊंगा और मैं लंबे समय से प्रशिक्षण ले रहा हूं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप औसत दर्जे के हैं। लिंडा ने उसकी ओर उदासीनता से देखा, कहा, इस छोटे से कमीने ने मेहतर स्कूल से शीर्ष पर स्नातक की उपाधि प्राप्त की, सभी 3 मूल्यांकनों में प्रथम। भले ही उसका ज्ञान उन छोटी मेहतर चालों तक ही सीमित है, किसी भी क्षेत्र में शीर्ष पर चढ़ना कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। गेल ने सहमति में गहरा सिर हिलाया और कहा, मैंने सुना है कि इस छोटे आदमी ने भी तुम्हें धमकी दी थी। क्या वह तुमसे बदला लेगा? अच्छा, क्या वह कप्तान से बदला लेगा? काली लड़की ने भौहें चढ़ा लीं और फिर उपहास किया, अज्ञानता आनंद है। इसका मतलब यह है कि वह कैप्शन के साथ बराबरी पर खड़ा हो सकता है क्योंकि वह एक शिकारी बन गया है। फिर भी वह एक भाग्यशाली और साहसी छोटा साहसी है। मेरी राय में हमें जितनी जल्दी हो सके उससे छुटकारा पाना चाहिए। अगर बॉस को लगता है कि हमें इस मामले में सीधे तौर पर शामिल नहीं होना चाहिए तो हम बस एक हत्यारे को काम पर रख सकते हैं और उसे खत्म कर सकते हैं। लिंडा ने धीरे से अपना सिर हिलाया और ठंडे स्वर में बोली, उसे मारने के एक से अधिक तरीके हैं।
जिंदा तो कंसोर्टियम की नज़रों में उसका मूल्य है, लेकिन मर जाने पर वह और भी बदतर हो जाता है। अगर मैं उसे मार डालूंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कुछ सज़ा मिलेगी या वे मुझे कई मिशन करने देंगे, लेकिन यह इसके लायक नहीं है। वह खुद को बलिदान करने के योग्य नहीं है। गेल ने सिर हिलाया। हाँ, भले ही हमने अब गुप्त रूप से उसकी हत्या कर दी हो, कंसोर्टियम को पता चल जाएगा। हालांकि कोई सबूत नहीं होगा, ये कंसोर्टियम के नियमों का सीधा उल्लंघन होगा। शीर्ष नाखुश होगा और हम धीरे धीरे दबा दिए जाएंगे। हाँ, लिंडा ने सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि वह सांवली लड़की उनके विचारों को समझ रही है। तो उसने जारी रखा, यह मामला है, अस्थायी रूप से हम उसे नहीं मारेंगे, लेकिन उसका जीवन कड़वा कर देंगे। ये ठीक होना चाहिए। हम मुख्यालय को प्रभावित कर सकते हैं कि उसे वाणिज्यिक जिले में घर न दिया जाए। उसे एक कोने में थोड़ा मजबूर करें और देखें कि वह कैसे प्रतिक्रिया करता है। इसके अलावा कंसोर्टियम में शिकारी आपको चेहरा देंगे। जब तक आप संकेत देंगे, पंजीकरण के लिए मुख्यालय आने के बाद उसे बहुत असहज समय लगेगा। उद्धरण चिन्ह। लिंडा ने उदासीनता से कहा, इन छोटी छोटी बातों का कोई मतलब नहीं है। इतने छोटे तरीकों से हम उसके संदेह को जगा देंगे। इस बार हमें छोटे शैतान के दीवार के दूसरी तरफ पहुंचने का इंतजार करना होगा। मैं उसे वहीं मार दूंगी। गेल ने सिर हिलाया। विशाल दीवार के बाहर कोई कानून नहीं है, इसलिए कोई बाधा नहीं है। मृतक मर जाएंगे, लेकिन ये छोटा साहसी व्यक्ति अभी शिकारी मुख्यालय में शामिल हुआ है। वह व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने जा रहा है और इसमें कुछ महीने लग सकते हैं, शायद 1 या 2 साल। हमें लंबे समय तक इंतजार करना पड़ सकता है। इसके बारे में चिंता मत करो। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वह तीरंदाज को अपने व्यवसाय के रूप में चुनने जा रहा है, क्योंकि वह नौकरी और जादू के निशान जो उसे जुरांजी जानवर से विरासत में मिले थे बिल्कुल मेल खाते हैं। उसकी क्षमता एक सुपर गंध होने वाली है। एक बार जब वह चुनाव कर लेता है तो मैं उसे एक बदसूरत और दयनीय मौत दूंगा। उद्धरण चिन्ह। ओह, तीनों ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। आपातकाल की स्थिति में उसके जैसे प्रशिक्षु शिकारी को भी दीवार से बाहर भेज दिया जाएगा। लिंडा ने ठंडे भाव से गेल की ओर देखा। आप जानते हैं कि कंसोर्टियम में शिकारियों की संख्या कम है। तो मान लीजिए गेल आप घायल हो गए हैं और अन्य शिकारी काम पर हैं। एक शिकारी की आवश्यकता होगी। कंसोर्टियम क्या करेगा? लिंडा को बोलते हुए सुनकर उनकी आंखें चमक उठीं। हाँ, बॉस हमेशा की तरह चतुर है। दूसरा युवक हंसा। सांवली त्वचा वाली लड़की ने कहा, वास्तव में कप्तान चतुर है। इस तरह अगर कंसोर्टियम उसे किसी अन्य टीम में भेजने का इरादा रखता है, जब तक हम उनसे बात करते हैं तब तक साहस में बाधा आएगी। हम किसी भी स्थिति में दीवार के बाहर उससे मिलने जा रहे हैं। हाँ, गेल ने सिर हिलाया। लिंडा ने कहा, इस बात का उल्लेख कहीं भी नहीं किया जाएगा। हमने आज अपने अगले कार्य के कारण बुलाया है। हम क्षेत्र संख्या 3 में जा रहे हैं। अच्छी तरह देख लें, एरिया नंबर 3। बाकी 3 आश्चर्यचकित थे। ये लंबे समय से ज्ञात है कि क्षेत्र संख्या 3 में राक्षसों का स्तर 10 या उससे अधिक है। मैंने सुना है कि वहाँ स्तर 20 राक्षस देखे गए हैं। बेशक, अगर कप्तान नेतृत्व करता है तो हम ऐसे जानवर का सामना नहीं करेंगे, लेकिन हम स्तर 10 के कई जानवरों को मार सकते हैं और भाग्य बना सकते हैं। धूमिल लड़की मुस्कुराई। दूसरे युवक की आंखें चमक उठीं और उसने कहा, मैंने सुना है कि क्षेत्र संख्या 3 में एक विशाल संक्रमित हिरण पाया गया है। इसका शरीर वसा से भरा है, लेकिन इसकी त्वचा ये सोने से भी अधिक महंगी है। गेल ने थोड़ी नाराजगी जताते हुए कहा, धन और जोखिम सम्मिलित हैं। ऐसी कई टीमें हैं जो क्षेत्र संख्या 3 में गिर गई हैं। हम उनके नक्शे कदम पर नहीं चल सकते। लिंडा ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन हमारा लक्ष्य वैसे भी संक्रमित जानवरों को ढूंढना है। क्षेत्र संख्या 3 में एक दुर्लभ संक्रमित जानवर का सामना करने का एक अच्छा मौका होना चाहिए। अगर हम इसका शिकार कर सकते हैं तो आप लोग अपने जादुई निशान फिर से विकसित कर सकते हैं। ये सुनकर उनकी आंखें चमक उठीं। अल्पविराम। डूडियन ने ब्रोशर बंद कर दिया। दूसरा अध्याय शिकारी के अन्य विशेषाधिकारों के विवरण के बारे में है। मुख्य बात थी व्यवसाय का विवरण, जिसे उन्होंने बस देखा। गाड़ी पहले ही व्यावसायिक क्षेत्र की चारदीवारी छोड़ चुकी थी और आवासीय क्षेत्र में आ चुकी थी। जल्द ही गाड़ी लिनकांग स्ट्रीट में रुक गई। डूडियन उतर गया और अपना सामान ले गया। चूंकि यह एक कंसोर्टियम की गाड़ी थी, इसलिए उसे किराया देने की जरूरत नहीं थी। उसने परिचित सफ़ेद रंग की बाड़ को देखा। वह जगह चूक गया था। वह आगे बढ़ा और दरवाज़ा खटखटाया। कौन? दरवाजे के पीछे जुरा की आवाज़ गूंज उठी। उसने खोला और डूडियन को देखा। आप तेजी से वापस आ गए। डूडियन ने सिर हिलाया और घर में प्रवेश किया। शाम हो चुकी थी, इसलिए ग्रे भी फैक्ट्री में काम से आ गया था। सुबह उसके पास अखबार पढ़ने का समय नहीं था, इसलिए वह अब इसे पढ़ रहा था। जैसे ही उसने जुरा को बात करते हुए सुना, उसने अखबार नीचे रख दिया और दौड़ पड़ा। अध्याय 85। डूडियन ने उनकी आंखों में खुशी देखी। उनके बालों के बीच कुछ सफ़ेद बाल बिखरे हुए थे।
उन्हें लगा कि भले ही वह दत्तक पुत्र हो, फिर भी उनके सामने कुछ दायित्व हैं। हालांकि 3 साल पहले उन्होंने उसे एवरिल के परिवार को बेचने की कोशिश की थी, लेकिन उस स्थिति की वजह से पैदा हुई छाया उसके दिल से बहुत पहले ही मिट चुकी थी। लोग संत नहीं हैं, उनके पिता ने उन्हें 300 साल पहले नियमित रूप से कहा था। 10 दिन से कुछ ज्यादा हो गए, लेकिन तुम्हें देखो कितने पतले हो गए। जुरा ने डूडियन की ओर देखते हुए व्यथित स्वर में बात की। अंदर आओ और बैठो, हमें बात करनी चाहिए। ग्रे मुस्कुराया। डूडियन ने थोड़ा सिर हिलाया। उसने सामान नीचे रखा और उनके साथ बातचीत करने के लिए मेज पर आ गया। चूंकि कार्य गोपनीय था, इसलिए उसे एक कहानी बनानी पड़ी। आपको आपके प्रदर्शन के कारण कंसोर्टियम द्वारा पदोन्नत किया गया है। डूडियन की बात सुनकर ग्रे आश्चर्यचकित रह गया। यह उसका पहला काम है और उसे प्रमोशन मिल गया। बहुत तेज है ना? डूडियन ने कहा, कंसोर्टियम ने मुझे एक घर सौंपा है ताकि हम नई जगह पर जा सकें। जुरा दंग रह गई। उन्होंने आपको पहले ही एक घर आवंटित कर दिया है। ये भव्य लगता है। हे भगवान, ये वास्तव में मेलोन कंसोर्टियम है। आह! ग्रे ने स्पष्ट रूप से मेलन फाउंडेशन समाचार के बारे में 1 या 2 बातें सुनी थीं। उसने जोर से आह भरी और फिर हल्के से अपना सिर हिलाया। लेकिन मैं और तुम्हारी माँ इस क्षेत्र में बहुत लंबे समय से रह रहे हैं। पड़ोसी भी परिचित हैं। इसके अलावा मेरा काम घर से ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए दूसरी जगह जाना थोड़ा असुविधाजनक है। ये बहुत निराशाजनक है। आह, मैं वाणिज्यिक जिले में अकेला रहूंगा। डूडियन ने अफसोस भरे स्वर में कहा। आप शादी की उम्र के करीब पहुंच रहे हैं और आप पहले से ही सक्षम हैं। आह, रुको, आपने अभी क्या कहा? वाणिज्यिक जिले में रहते हैं? आप कह रहे हैं कि कंसोर्टियम ने आपको वाणिज्यिक जिले में एक घर सौंपा है? हाँ, आप, वह, हम कब अंदर आ सकते हैं? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। कभी भी। हा। ग्रे अचानक जोर से हंसा। उनके जीवन का लक्ष्य वाणिज्यिक जिले में रहने में सक्षम होना था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ऐसी इच्छा इतनी अप्रत्याशित रूप से पूरी हो जाएगी। वे हंसे। जुरा और ग्रे ने डूडियन की आंखों में देखभाल और आराम से देखा, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि डूडियन उन्हें इतना बड़ा आश्चर्य देगा। डूडियन उनकी खुशी देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसने एक बात सोची और एक सोने का सिक्का निकाला। कार्य से पहले मैंने आपसे बहुत कुछ उधार लिया था, इसलिए मैं पितृभक्ति के कारण अधिक मात्रा में वापस कर रहा हूँ। जब ग्रे और जुरा ने सोने का सिक्का देखा तो उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। 10 दिनों में एक सोने का सिक्का कमाने के लिए वह किस प्रकार का कार्य करता है? उनकी कुल वार्षिक मजदूरी की तुलना डूडियन द्वारा दिए गए सोने के सिक्के से नहीं की जा सकती। यह आपकी मजदूरी है। जुरा के लिए इस पर विश्वास करना कठिन था। वह ये कहने से खुद को नहीं रोक सकी, आप कंसोर्टियम के लिए किस तरह के कार्य करते हैं? क्या ये बहुत मुश्किल है? आपने गार्ड बनने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त किया है, लेकिन ये सिर्फ जीवन के वर्षों के अनुभव ने उसे सिखाया था कि सूरज के नीचे बिल्कुल मुफ्त दोपहर का भोजन नहीं होता है। इसके अलावा वेतन और जोखिम सीधे आनुपातिक थे। डूडियन ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, हम लड़ते नहीं हैं और कोई खतरा नहीं है। बात यह है कि कार्य जटिल है, इसलिए लंबी और कठिन ट्रेनिंग करनी पड़ती है। यही कारण है कि ज़्यादातर लोग अंत में असफल हो जाते हैं। वह मुस्कुराया। जुरा ने उसे आधे संदेह से देखा। सच में? डूडियन ने निश्चितता के साथ सिर हिलाया। डूडियन की बात सुनकर जुरा आश्वस्त हो गई। हाँ, क्षमताएं। आप वाकई खास हैं। पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे लगा कि तुम अन्य बच्चों से अलग हो। जब वह बात कर रही थी, उसने महसूस किया कि ग्रे का हाथ उसे छू रहा है। उसने उसकी ओर देखा और उसने पीछे मुड़कर देखा। उसे अनाथालय का जिक्र जारी नहीं रखना चाहिए, ऐसा न हो कि वह डूडियन की दर्दनाक यादों को ताज़ा कर दे। डूडियन ने ग्रे की छोटी सी चाल को देखा, लेकिन ज़्यादा परवाह नहीं की, क्योंकि वह जानता था कि हालांकि वे उसके साथ अच्छे थे, लेकिन वे उसे उसके जैविक माता पिता और बहन को कभी नहीं भूलेंगे। उन्होंने उसके दिल के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था, जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता। नए घर में जाने के बाद मैं कंसोर्टियम में नई नौकरियां पाने में आपकी मदद करूंगा। डूडियन ने दोनों से कहा, संभवतः आपको काम करने की भी आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि हर महीने मूल वेतन प्राप्त होगा। वैसे ज़्यादा बचत मत करो और अपने मन भर खाओ, क्योंकि मैं भविष्य में बहुत सारा पैसा कमाऊंगा। ये शिकारियों को दिए गए विशेषाधिकारों में से एक था। जब तक कंसोर्टियम चाहता था, वे बंद दरवाजों के पीछे कई काम कर सकते थे। ग्रे हंसे। नहीं, मुझे आपकी पेंशन की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि आप हमसे अधिक हैं, फिर भी आप धन का अपव्यय नहीं कर सकते। तुम्हें अपनी भावी पत्नी और बच्चों के लिए कुछ रखना होगा, तुम्हें पता है। जुरा अचानक मुस्कुराई और बोली, डीन, यह महिला है जिसे मैं लंबे समय से जानता हूँ, और कुछ दिन पहले मैं उनसे उनकी बेटी के बारे में बात कर रहा था। वह बहुत प्यारी और अच्छी है। उनकी बेटी की शादी की उम्र करीब आ रही है और हम आपको उससे मिलवाने की योजना बना रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? डूडियन का चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया। ये ग्रे ने कहा, आपकी भी उम्र करीब आ रही है। डूडियन शर्मिंदा था।
उनकी उम्र 12 वर्ष थी और विवाह की कानूनी उम्र 13 वर्ष थी। उनके दृष्टिकोण से एक व्यक्ति जो 13 वर्ष का था वह केवल एक बच्चा था। शादी हो रही है, यह उस पर बहुत अधिक दबाव था। लेकिन इस युग में लोग तेजी से बूढ़े हो रहे थे। बीमारियां, महामारी, गरीबी और अन्य समस्याएं थीं जो हर साल बहुत सारी जानें ले लेती थीं। इसके अलावा जैसे जैसे शरीर में बहुत अधिक विकिरण जमा होता गया, उम्र बढ़ने के साथ साथ लोगों की प्रजनन क्षमता भी खत्म होती गई। इसीलिए शादी की उम्र इतनी कम थी, लेकिन वह इस स्थिति के अनुकूल नहीं बन पा रहे थे। मैं इस पर तब विचार करूंगा जब मैं वयस्क हो जाऊंगा, डूडियन ने प्रामाणिक स्वर में उत्तर दिया। जुरा ने डूडियन की आंखों में दृढ़ता देखी, इसलिए उसने असहाय होकर कहा, ठीक है, अगर तुम नहीं चाहते तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर सकती। लेकिन आपको वास्तव में लड़की देखनी है। वह बहुत खूबसूरत है, मैंने उसे देखा है, वह निश्चित रूप से थोड़ी सुंदर है। मैं इससे सहमत हूँ, ग्रे मुस्कुराया। जुरा ने उस पर गौर से नजर डाली। डूडियन ने लड़की से मिलने से इनकार करते हुए बार बार अपना सिर हिलाया। हालांकि उसे अचानक वह रात याद आ गई जब वह बगीचे के मंडप में लड़की के साथ बैठा था। वे रात की छाया में बातें करते हुए भूरे चांद को देख रहे थे। उसके दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई। उसने गुप्त रूप से सोचा, मुझे आश्चर्य है कि वह अब क्या कर रही है। अगर मैं सीधे उसे ढूंढने चला गया तो क्या ये बहुत अचानक होगा। वह सोच में डूबा हुआ था। अल्पविराम, अल्पविराम। उस रात वह देर रात तक जुरा और ग्रे के साथ बातें करता रहा। अगली सुबह भोर में वह जल्दी उठा और नाश्ते के बाद साधारण स्नान किया। उसने एक गाड़ी बुलाई और झुग्गियों में चला गया। पिछली रात जब जुरा ने अनाथाश्रम का जिक्र किया तो उसके दिमाग में कुछ नाम उभरे। हालांकि वह वहां केवल कुछ महीनों के लिए ही रहा था और अब 3 साल बीत चुके थे, उसके दिमाग में चेहरों की धुंधली यादें थीं। उन्होंने बाटन और अन्य लोगों को याद किया जो पहली बार मीशान अनाथालय में आने पर उनके साथ थे। उन्हें अच्छी तरह पता था कि अगर 13 साल की उम्र तक गोद नहीं लिया गया तो उन्हें किस तरह का इलाज मिलेगा। अब उनके पास उन्हें अपनाने के लिए योग्यताएं और पर्याप्त धन था। इसके अलावा वह कुछ कीमिया प्रयोगशालाओं का निर्माण शुरू करने के लिए तैयार था और वह कुछ चूक गया। मेसन और अन्य 2 के अलावा अनाथालय के कुछ विकलांग बच्चे उसके भरोसेमंद सहयोगी हो सकते हैं। अध्याय 86। काफी समय बाद डूडियन झुग्गियों में लौटा था। हवा में पेशाब की गंध से उसका जी मिचलाने लगा। वह अपने अतीत से भिन्न गंध के प्रति अधिक संवेदनशील था। आम लोगों के लिए सड़ांध, मूत्र और मल की हल्की गंध थी, लेकिन उसके लिए यह असामान्य रूप से मजबूत था। कभी कभी जलन पैदा करने वाले स्वाद के कारण उसे चक्कर आने लगते थे। डूडियन ने अपनी नाक को थोड़ा ढक लिया, शरीर की स्थिति के अनुकूल होने का इंतजार करने लगा। इसके अलावा उन्हें एहसास हुआ कि गंध की तीव्र अनुभूति एक ही समय में एक घातक कमजोरी थी। भविष्य में अगर मुझे ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है जहां मैं एक शिकारी या गंध की उत्कृष्ट भावना वाले जानवर के खिलाफ हूं, तो मैं इस दृष्टिकोण का उपयोग करके इससे निपट सकता हूं। लाभ को कमी में बदला जा सकता है। ऐसा लगता है कि हर चीज के 2 पहलू होते हैं। जब वह सड़क पर चल रहा था तो उसके दिमाग में एक विचार कौंध गया। शौचालय में काफी देर तक रहें और गंध गायब हो जाएगी। जैसे जैसे डूडियन अधिक चलने लगा, असुविधा की भावना धीरे धीरे कम होती गई। वह सीधे मीशान अनाथालय नहीं गए बल्कि रास्ते में कूड़े के मैदान तक पहुंचे जहां उन्होंने 3 साल पहले दौरा किया था। जैसे ही वह कूड़े के ढेर के करीब पहुंचा, डूडियन ने देखा कि कूड़े के पहाड़ों का पिछला जमावड़ा जमीन पर समतल कर दिया गया था। हालांकि उन्हें उम्मीद थी कि कूड़ा साफ हो जाएगा, लेकिन इतनी जल्दी कूड़ा उठ जाएगा इसकी उम्मीद नहीं थी। मैंने सुना है कि पिछले साल झुग्गियों में प्लेग फैल गया था। इससे बहुत से लोग संक्रमित हो गए थे। ब्लैक डेथ सीजन अभी आया है, इसलिए तापमान बढ़ गया है। मुझे लगता है कि कचरा साफ किए हुए काफी समय हो गया है। डूडियन को पछतावा हो रहा था। यदि उसे 3 साल पहले मेहतर प्रशिक्षण शिविर के लिए नहीं चुना गया था, तो जमे हुए भंडारण कैप्सूल में बची हुई ऊर्जा पर भरोसा करते हुए उसे सुपरचिप से बहुत सारा ज्ञान सीखने में सक्षम होना चाहिए। उस समय वह विरोध नहीं कर सके और व्यवस्था का पालन किया। ये पुराने युग की अनिवार्य भर्ती की तरह था। यदि आपके पास कोई प्रभावशाली पृष्ठभूमि नहीं है तो आपको सेना में सेवा करनी होगी। जमे हुए भंडारण को भी हटा दिया गया है। संभवतः ये कचरा संभालते समय पाया गया था। जब तक खबर खुफिया नेटवर्क के माध्यम से विभिन्न कंसोर्टिया और सेना तक लीक हो जाती, तब तक वे इसे दूसरों के हाथों में नहीं रहने देते। आखिरकार इतने आकार का एक धातु गोदाम आंख को पकड़ने वाला होगा। इसे अध्ययन के लिए किसी गुप्त स्थान पर ले जाया जाना चाहिए था। सौभाग्य से अंदर मेरी कोई तस्वीर नहीं है, अन्यथा मुझे अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ता। डूडियन ने गुप्त रूप से सोचा। अचानक उसे कुछ गंधों का एहसास हुआ जो उसके करीब आ रही थीं। ये था सुपर स्मेल का फायदा। वह अपनी आंखों की रोशनी में आने से पहले ही प्राणियों की प्रगति का पता लगा सकता था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे की गली से 2 अधेड़ उम्र के और एक नवयुवक मैले कुचले कपड़े पहने हुए बाहर आ रहे थे। वे उससे आगे निकलने के लिए अलग अलग दिशाओं में चले।
एक के हाथ में लकड़ी की छड़ी थी जबकि दूसरे के हाथ में जंग लगी छुरी और एक गंदा काला पत्थर था। जब वे डूडियन को घूर रहे थे तो वे कदम दर कदम आगे बढ़ते गए। छोटा लड़का, बीच में बिखरे बालों वाला व्यक्ति धीमे स्वर में बोला, समझदार बनो, अपने पैसे और कपड़े सरेंडर कर दो। 3 शरणार्थी, जब उसने उनके कपड़े देखे तो उसने उन्हें पहचान लिया। मलिन बस्तियों में भी उनका अस्तित्व सबसे निचले स्तर पर था। ये सभी बेघर थे। समाज से उनके बहिष्कार का मुख्य कारण उनके शरीर में अत्यधिक स्तर का विकिरण जमा होना था। कोई भी स्थान उन्हें काम के लिए स्वीकार नहीं करेगा ताकि दूसरों के स्वास्थ्य पर असर न पड़े। क्या तुम मुझे मारना नहीं चाहते? डूडियन मंद मंद मुस्कुराया। डूडियन के शरीर पर अच्छे कपड़ों से उन तीनों को पता चल गया कि वह उनकी झुग्गियों से नहीं है। उनका मकसद पैसा रगड़कर निकल जाना था। यदि उन्होंने उसकी हत्या कर दी तो वे जानते थे कि ऐसे परीक्षण और जांचें होंगी जो झुग्गियों को उलट-पुलट कर देंगी। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि डूडियन इतना शांत और निडर होगा जितना उसने उनका सामना किया था। किड्डो, कम बकवास करो नहीं तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। बीच में बैठा एक अधेड़ उम्र का आदमी चिल्लाया। डूडियन का शरीर चमक उठा। बैंग बैंग बैंग। डूडियन उनकी लंबी चौड़ी बातें सुनने में बहुत आलसी था, इसलिए उसने अवसर का लाभ उठाते हुए उन्हें जमीन पर गिरा दिया। वह कूड़ा कहाँ है इसके बारे में पूछताछ करने की तैयारी कर रहा था तभी उसके दिमाग में एक विचार आया। यदि जमे हुए भंडारण कंसोटिया या सेना में से किसी एक के हाथ में था तो वे उन लोगों को ढूंढने से संबंधित जांच शुरू कर देंगे जो इसके अस्तित्व के बारे में जानते थे। इस विचार के बारे में सोचते ही वह चिंतित हो गया। यदि उसने जमे हुए भंडारण के बारे में पूछा और ये लोग भविष्य में उसके बारे में लीक कर देते हैं तो ये कंसोटिया या सेना को आने और उसे गिरफ्तार करने के लिए कहने के बराबर था। डूडियन ने अधेड़ उम्र के व्यक्ति को लात मारते हुए चिल्लाया, मैं खो गया हूँ, मुझे मीशान अनाथालय का रास्ता बताओ। अधेड़ उम्र का आदमी घबरा रहा था। ये समझना मुश्किल था कि इतना छोटा बच्चा इतनी भयानक गति और ताकत कैसे जुटा सका। उसने कुछ भी सोचने की हिम्मत नहीं की क्योंकि वाणिज्यिक जिले से रहस्यमय प्राणियों की अफवाहें थीं। यहाँ से बाएं मुड़ें और 2 सड़कों के बाद दाएं मुड़ें, फिर किसी और से पूछें और आपको विवरण के बारे में सूचित किया जाएगा। डूडन जाने के लिए मुड़ गया। वह स्वाभाविक रूप से मीशान अनाथालय का रास्ता जानता था। हालांकि अगर कोई व्यक्ति या बल होता जो गुप्त रूप से क्षेत्र का निरीक्षण कर रहा होता तो उन्हें उस पर संदेह नहीं होता। ये सिर्फ उसके ट्रैक को कवर करने के लिए था। जमे हुए भंडारण को चलाने के लिए ऊर्जा स्रोत लंबे समय से समाप्त हो गया है। जिन लोगों ने इसे पाया है उनके लिए इसका अध्ययन करना कठिन होगा, लेकिन यह मेरे माता पिता से मेरे पास बची हुई एकमात्र चीज़ है। अगर बाद में मुझे इसका ठिकाना मिल जाता है तो मुझे इसे वापस लेना होगा। डूडियन ने गुप्त रूप से सोचा जब वह कचरा क्षेत्र से दूर चला गया। लगभग 10 मिनट में डूडियन मीशान अनाथालय के सामने पहुंच गया। इसकी इमारत जर्जर हो चुकी थी और पिछले 3 वर्षों में यह और अधिक पुरानी और अविश्वसनीय हो गई। डूडियन ने एक मोटी औरत को अनाथालय के सामने विरल लॉन की सफाई करते देखा। आंटी, डूडियन चिल्लाया। अधेड़ उम्र की महिला ने पीछे मुड़कर देखा तो हैरान रह गई। वह थोड़ा हैरान थी। तुम हो डीन? डूडियन मुस्कुराया। वह स्तब्ध थी। अनाथालय में इतने बच्चे नहीं थे, इसलिए 3 साल बीत जाने पर भी वह लड़के को नहीं भूली है। जब उसने उसे पहली बार देखा तो वह प्रभावित हो गई। एक सफ़ेद चमड़ी वाला बच्चा। उसने डूडियन को ऊपर से नीचे तक देखा। त्वचा के रंग को छोड़कर उसके चेहरे की आकृतियां उसकी यादों में लड़के के साथ मेल खाती थीं। डीन, आप वापस आ गए। आपके नए माता पिता के साथ कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा, डूडियन ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं बार्टन, जोसेफ और बाकी लोगों को देखने के लिए वापस आया। जोसेफ अभी भी अनाथालय में है, लेकिन आप बार्टन को नहीं देख पाएंगे। उसे पिछले साल कॉलिन खदान में भेजा गया था। डूडियन ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। उसे याद आया कि बार्टन को अभी 13 साल का होना चाहिए था। अगर उसे खदान में भेजा भी गया तो भी उसे ब्लैक स्नो सीजन में काम करना होगा। हालांकि अभी कुछ भी कहना व्यर्थ होगा, इसलिए डूडियन ने कहा, ठीक है, मैं बाद में उसे खोजने के लिए अपने घर जाऊंगा। लेकिन मैं जोसेफ, क्रोन और बैरी को बुलाने में मदद करने के लिए आंटी दाई को परेशान करना चाहूँगा। मैं उनका घरेलू पंजीकरण भुनाना चाहता हूँ। चाची दाई भौचक्की होकर चौंक गईं। डीन, तुमने गुप्त रूप से अपने माता पिता के पैसे नहीं लिए हैं। भ्रमित न हो, लेकिन यदि आप उनके घरेलू पंजीकरण को भुनाना चाहते हैं तो ऐसा करने के लिए आपके पास कुछ पृष्ठभूमि होनी चाहिए। अध्याय 87। डूडियन ने थोड़ा सिर हिलाया क्योंकि उसे प्रतिबंधों के बारे में पता था, लेकिन उनकी वर्तमान स्थिति के लिए दास के घर का पंजीकरण हटाना कोई समस्या नहीं थी। मीशान अनाथालय का जिक्र न करते हुए मेल परिवार के सभी व्यवसायों में उनके शब्दों को हल्के में नहीं लिया जाएगा। जब आप प्रक्रियाओं से गुजर रहे हों तो उन्हें बाहर आने दें। मैं उन सभी को ले जाऊंगा। चाची दाई चिंता में बोली, उन्हें छुड़ाने के लिए बहुत सारे पैसे लगेंगे। आपको पता होना चाहिए कि यदि एक चांदी के सिक्के से अधिक चोरी हो जाती है तो लोगों को जेल भेज दिया जाता है। आप मूर्ख नहीं हो सकते। आह,
यह मेरा अपना पैसा है। डूडियन को पता था कि उसे अपने पैसे का स्रोत बताना होगा क्योंकि वे उसकी स्थिति से अवगत नहीं थे। उन्होंने अपना गार्ड मेडल निकाला। मुझे गार्ड के रूप में चुना गया है, मासिक वेतन बहुत अधिक है। दाइली ने स्तब्ध होकर कहा, आप एक गार्ड हैं? डूडियन ने पदक लेते हुए कहा, हाँ। आंटी दाई थोड़ा संभली और उन्होंने आश्चर्य से डूडियन की ओर देखा। अच्छा, मैंने पिछले कुछ वर्षों में अनाथालय की देखभाल की है। आपको यहाँ के सबसे होनहार बच्चों में से एक होना चाहिए। अच्छा, तुम्हें लिसा याद है ना? उसे उसी समय गोद लिया गया था जब आपको गोद लिया गया था। उसे मेल परिवार के माली ने गोद लिया था, लेकिन वह चतुर थी और मेल परिवार की लिटिल मिस ने उसकी सराहना की। उसे अपनी नौकरानी के रूप में चुना गया था। पिछले साल वह एक बार वापस आई थी और तुम्हारे बारे में भी पूछा था। वह एक अच्छी इंसान है, इसलिए यदि आपको बाद में कोई कठिनाई हो तो शायद आपको मदद के लिए उससे मिलना चाहिए। डूडियन को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि जिस लड़की ने वर्षों पहले उस पर मौखिक हमला किया था वह मेल परिवार में सफल रही थी। वह प्यारी और मूर्ख लग रही थी, लेकिन उसका असली स्वभाव अंदर ही अंदर छिपा हुआ था। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में चीजें उनके लिए काफ़ी बेहतर रही हैं, इसलिए उन्होंने ज़्यादा परवाह नहीं की। मैं कर सकता हूँ। चाची दाई मुड़कर मुस्कुराईं और अनाथालय में चली गईं। जल्द ही 3 बच्चे बाहर आ गए। ऐसा लगता है कि वे पहले सो रहे थे क्योंकि उनकी आंखें चिपचिपी और पपड़ीदार थीं। वे जोसेफ, क्रोएन और बैरी थे। जब उन्होंने डूडियन को देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। पिछले 3 सालों में ये सब बदल गए हैं, लेकिन अच्छे पोषण की वजह से डूडियन में सबसे बड़ा बदलाव आया। उनके शरीर का काफ़ी विकास हुआ था और वह 3 साल पहले के उनके मूल पतले स्वरूप से बिल्कुल अलग थे। जोसेफ भी बदल गया था। 3 साल पहले की तुलना में उसका सिर लंबा हो गया था। हालांकि उसके चेहरे की गांठ अधिक सूजी हुई थी और वह बहुत डरावना लग रहा था। क्रोएन में जन्मजात विकृतियां थीं। उसकी भुजाएं सामान्य से केवल आधे आकार की ही बड़ी थीं। उसकी कुछ उंगलियां शिशु उंगलियां बनकर रह गई थीं। बैरी अच्छी स्थिति में थे। सतही तौर पर कोई समस्या नहीं थी, लेकिन डूडियन को पता था कि उसके पेट में विकिरण के संघनन के कारण उसे सार्कोमा हो गया है। अनाथालय में रहते हुए उनके जीवन के अनुभव मेसन, जैच और शाम से अधिक मजबूत थे। जल्द ही उन्होंने डूडियन को पहचान लिया और तुरंत पास आ गए। जोसेफ ने हकलाते हुए कहा, डीन, क्या आप अच्छा कर रहे हैं? डूडियन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। इस बार मुझे तुम्हें अपने साथ वापस ले जाने का अवसर मिलेगा। वैसे आपको अपने कपड़े लाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं आपके लिए नए कपड़े लाऊंगा। जैसे ही हम पंजीकरण पूरा कर लेंगे हमें जाकर बाटन को ले जाना होगा। उद्धरण चिन्ह। वे स्तब्ध रह गए क्योंकि जोसेफ ने और अधिक हकलाते हुए कहा, आप, तुम्हारा मतलब है चाहते हमें ले जाना? डूडियन हंसे, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? उद्धरण चिन्ह। क्रोएन ने सबसे तेजी से खुद को तनाव में डाला, बेशक हम आप पर भरोसा करते हैं, लेकिन डीन, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? डूडियन ने आशा और उत्साह से भरी उनकी आंखों में देखा, मेरे पास आप सभी को छुड़ाने के लिए काफ़ी कुछ है। वह जानता था कि वे जाने के लिए उत्सुक थे। मैं जाऊंगा और घरेलू पंजीकरण दस्तावेज ले जाऊंगा। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और तुरंत सिर हिलाया। फिर वे मुड़े और वापस अनाथालय की ओर भागे। डूडियन अनाथालय के सामने वाले आंगन में आया और उसने तुरंत उस मोटी औरत को देखा जिसने इस प्रक्रिया में उसकी मदद की थी। वह काउंटर के पीछे निश्चिंत होकर बैठी जम्हाई ले रही थी। उसके बगल में एक सांवला लड़का था। छोटा लड़का काफ़ी सतर्क था। जैसे ही उसने डूडियन को देखा उसने धीरे से उस मोटी औरत की ओर इशारा किया। मोटी औरत ने अपनी आंखें खोलीं और डूडियन को अंदर आते देखा। वह उठ बैठी और मुस्कुरा दी। क्षमा करें, आप कौन हैं? मैं यहाँ बच्चों को छुड़ाने के लिए हूँ, डूडियन ने संक्षेप में कहा। चंद की महिलाओं ने अपना सिर हिलाया। गोद लेना अपनाने के लिए आपको, मुझे पता है। डूडियन ने उसे रोका। सभी को तथाकथित गोद लेने के दिन तक इंतजार करना पड़ा। इसका उद्देश्य गोद लेने से संभावित मौद्रिक लाभ को बढ़ाना था। हमारे यहाँ ऐसा नियम है, भारी भरकम महिलाओं ने तुरंत समझाया। डूडियन सुनने में बहुत आलसी थे। उन्होंने गार्ड मेडल निकाला और कहा, मुझे पता है कि नियम बदले जा सकते हैं, इसलिए बेहतर होगा कि आप तुरंत आगे बढ़ें। हालांकि वह एक युवा की तरह दिखता था, लेकिन लंबे समय से प्रशिक्षण शिविर में उसे निखारा गया था, इसलिए उनकी बातें किसी सामान्य गार्ड की बजाय किसी कुलीन व्यक्ति की अधिक लगती थीं। महिला ने कुछ झिझक के बाद तुरंत उत्तर दिया, मुझे पता है। मुझे बच्चों के नाम बताओ। जोसेफ, क्रोएन और बैरी। डूडियन ने नामों की सूचना दी। नाम सुनकर महिला अचंभित रह गई, लेकिन फिर भी रजिस्ट्रेशन कराने चली गई। प्रक्रियाएं पूरी होने में ज़्यादा समय नहीं लगा। उनमें से प्रत्येक की कीमत उसके लिए 2 चांदी के सिक्के थे। जब महिला ने डूडियन को सोने का सिक्का निकालते हुए देखा तो उसे एहसास हुआ कि वह उपेक्षा करने वाला व्यक्ति नहीं है। इसी समय आंटी दाई अंदर आई और उन्होंने डूडियन को अनुबंध हटाते हुए देखा। कैसे? खत्म। डूडियन ने थोड़ा सिर हिलाया।
वे वहां तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। चाची दाई हंसी। मुझे आशा है कि उन्हें दयालुता याद रहेगी और वे आपको वापस भुगतान करेंगे। आप गलत हैं, यह मेरा आभार है, डूडियन ने उत्तर दिया। उन्होंने घरेलू पंजीकरण अनुबंध पर हस्ताक्षर किए और चले गए। चंद की महिलाओं ने डूडियन की पीठ की ओर देखा और पूछा, दाई बहन, यह आदमी कौन है? लगता है आप उसे जानती हैं। दाई ने मुस्कुराते हुए कहा, याद है 3 साल पहले डीन नाम का एक बच्चा था। वह वही है। महिला की आंखें चौड़ी हो गईं, इसीलिए वह थोड़ा परिचित था। वह वास्तव में एक गार्ड बन गया था। अल्पविराम अल्पविराम। डूडियन ने जोसेफ और अन्य लोगों को अनाथालय के सामने खड़े होकर असहज देखा। ऐसा लग रहा था कि अगर डूडियन बाहर निकलेगा तो वे मामले को लेकर चिंतित होंगे। उसने उन्हें अनुबंध दिया, हमें अब जाना चाहिए। यह आपका अपना घरेलू पंजीकरण है। जैसे ही उन्होंने अपने हाथों में वास्तविक अनुबंध देखा, उनके शरीर थोड़ा कांपने लगे। जोसेफ की आंखें लाल हो गईं और आंसू बह निकले। डीन, मैं। डूडियन ने उनकी उपस्थिति को कृतज्ञता से भरकर देखा। वह शर्मिंदा था और उसने कहा, ओह चलो, इतना विनम्र होना बंद करो। चलो बार्टन अभी भी हमारा इंतजार कर रहा है। डीन, मैं वास्तव में आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्रोएन ने जोरदार ढंग से बात की। ठीक है, अन्यथा हमें बार्टन की तरह करना होगा। बैरी ने कसकर अपनी मुट्ठियां भींच लीं। डूडियन ने मुस्कुराते हुए कहा, इतना उबकाई मत करो। चल दर। डूडियन की अभिव्यक्ति देखकर उन्होंने अब कुछ नहीं कहा। जाने से पहले उन चारों ने अनाथालय को गहराई से देखा। उन्होंने इसके दरवाजे पर चाची दाई और मोटी औरत को भी देखा। वे नहीं जानते थे, लेकिन इसके बाद उनका जीवन पूरी तरह से अलग हो जाएगा। इसी तरह कोई नहीं जानता था, लेकिन बाद की पीढ़ियों के इतिहास में सभी इतिहासकार इस दल का नाम लाल रंग में चित्रित करेंगे। डेविल्स क्रैडल। अध्याय 88। कॉलिन माइन मेल परिवार के स्वामित्व वाली कंपनी है। ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा नियंत्रित है। यह मलिन बस्तियों के पश्चिमी उपनगरों में स्थित था। डूडियन ने एक गाड़ी किराए पर ली और उन तीनों के साथ चला गया। झुग्गियों में गाड़ियां बहुत कम थीं। आमतौर पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स या किसी अन्य फैक्ट्री के प्रबंधन में अच्छे पदों पर काम करने वाले लोग आसान यात्रा के लिए उन्हें काम पर रखते हैं। जोसेफ, क्रोएन और बैरी के लिए गाड़ी की सवारी करने का यह पहला मौका था। वे घबराए हुए थे और कांप रहे थे, मानो गाड़ी से छेड़छाड़ न कर दें। उन्हें डर था कि वे कुर्सियां गंदी कर देंगे। डूडियन ने कुछ नहीं कहा। वह जानता था कि वे बहुत कठिन समय से गुजरे हैं और इसे अनुकूलित करना इतना आसान नहीं था। आधे घंटे बाद गाड़ी कॉलिन खदान के सामने रुकी। यह मलिन बस्तियों में सबसे प्रमुख व्यवसाय था। इसमें अपने कार्यालय उपयोग के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा निर्मित एक प्रभावशाली इमारत थी। डूडियन गाड़ी से बाहर निकलने वाले पहले व्यक्ति थे। उसने कोचवान को किराए के रूप में एक तांबे का सिक्का दिया। जब वह इमारत में गया तो उसने तीनों को अपने पीछे चलने के लिए बुलाया। दरवाजे पर 2 सुस्त युवा गार्ड खड़े थे। वे उठ खड़े हुए, लेकिन जब उन्होंने बच्चों को आते देखा तो उनका आलसी रूप वापस आ गया। उनमें से एक ने डूडियन को ऊपर से नीचे तक देखा। उसे पकड़ने के बाद, ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तहत कॉलिन खदान का कार्यालय भवन है। आप क्या चाहते हैं? डूडियन ने कहा, यहाँ के शीर्ष अधिकारी से कहो कि वह आएं और मुझसे मिलें। 2 लोग एक पल के लिए आश्चर्यचकित हो गए। उनमें से एक ने पलटकर कहा, छोटे भाई, निवासियों के रूप में, यदि आप खनिज खरीदने के लिए यहाँ आए हैं, या शायद अपने गृह स्वामी के आदेश पर, तो हम आपका स्वागत करने के लिए जिम्मेदार होंगे। जहाँ तक आप हमारे राष्ट्रपति को देखने की इच्छा रखते हैं, मुझे आपको बताते हुए खेद है, लेकिन वह आपकी देखभाल नहीं कर पाएंगे। डूडियन ने गार्ड का पदक निकाला, कहा, आपको केवल ये संदेश देना है कि मैं मेल परिवार का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। क्रॉस तलवारों के साथ पदक देखकर वे दोनों चौंक गए। उन्होंने इसे ध्यान से देखा और तय किया कि यह जाली नहीं है। उनमें से एक ने बात करने से पहले झिझकते हुए कहा, जब तक मैं उनसे पूछने जाता हूं तब तक तुम यहीं रुको। तुम्हारा नाम क्या है? वे इसे जानने के योग्य नहीं हैं। डूडियन ने उदासीनता से कहा। गार्ड ने डूडियन का स्वर सुना, लेकिन इसे दिल पर नहीं लिया, क्योंकि डूडियन ने पहले कहा था कि वह मेल परिवार की ओर से आया था। इसके अलावा उन्हें चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कारोबार में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं था। जल्द ही डूडियन और अन्य लोग गार्ड के पीछे पीछे अंदर चले गए। किसी अन्य गार्ड ने उन्हें अंदर जाने से नहीं रोका। डूडियन ने वाणिज्यिक जिले में सभी प्रकार के शानदार स्थान और कार्यालय देखे थे, इसलिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रवेश द्वार का हॉल उनकी नज़र में कुछ भी नहीं था। ये थोड़ा खराब था। बैठने और आराम करने से पहले उसने लापरवाही से सोफों की ओर देखा। जोसेफ, क्रोएन और बैरी ने चुपचाप उसका अनुसरण किया। तीनों के दिल घबरा गए, क्योंकि यह पहली बार था कि वे इस तरह की शानदार और साफ सुथरी जगह पर थे। जल्द ही गार्ड एक लंबी महिला के साथ वापस आया। गार्ड ने डूडियन और बाकी लोगों को सोफे पर बैठे देखा तो उसने सम्मानपूर्वक उस महिला से कुछ कहा जो उसके पीछे थी। महिला ने डूडियन की ओर देखा, लेकिन जब उसने उसके बगल में बैठे तीनों को देखा तो उसकी भौहें सिकुड़ गईं।
वह आए, क्षमा करें, आप मेल के परिवार द्वारा भेजे गए लोग हैं। जब वह उनसे सवाल कर रही थी तो डूडियन ने महिला की आंखों में अवमानना का भाव देखा। क्या आप यहाँ के राष्ट्रपति हैं? मैं प्रभारी हूँ। महिला की भौहें सिकुड़ गईं जब उसने देखा कि डूडियन ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। डूडियन का चेहरा ठंडा पड़ गया, लेकिन वह उसका पीछा करने में बहुत आलसी था। मैं यहाँ एक ऐसे व्यक्ति को लेने आया हूँ जिसे कुछ समय पहले ही खनिक के रूप में नियुक्त किया गया था। क्या आप निर्णय ले सकते हैं? उसके चेहरे पर नाराजगी के भाव थे। उसने जवाब दिया, सभी खनिकों को गुलाम का दर्जा प्राप्त है। यदि आपके पास किसी कुलीन का समर्थन है तो मैं उन्हें आपको दे सकता हूँ, अन्यथा आपको खरीदने के लिए उच्च मुआवजा देना होगा। लेकिन अगर आपने उन्हें खरीदा भी तो वे गुलाम ही रहेंगे। अगर वे दूसरों द्वारा मारे गए तो कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। डूडियन ने अपना शिकारी पदक निकाला। क्या आप जानते हैं कि यह क्या है? एक लंबी महिला ने अपना सिर हिलाया। कभी नहीं देखा। तो फिर अपने उपराष्ट्रपति को आने दो, डूडियन ने कहा। एक लंबी महिला ने अपना गुस्सा दबाते हुए कहा, आप सिर्फ एक गार्ड हैं। यदि आप मेल परिवार के मुख्य घर के लिए काम नहीं कर रहे होते तो मैं आपसे बात भी नहीं करती। राष्ट्रपति काम में व्यस्त हैं और हर राहगीर उनसे नहीं मिल सकता। आप एक गार्ड हैं और हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। डूडियन ने उसकी आंखों में देखा। मैं आपको केवल इतना बता सकता हूं, जब तक मैं एक शब्द भी कहता हूं आपके पास कल आने के लिए कोई काम नहीं होगा। आप मेरी पहचान जानने के योग्य नहीं हैं। समझदार बने और राष्ट्रपति को बुलाएं, अन्यथा आप सारा जोखिम उठा रहे होंगे। लंबी महिला इतनी गुस्से में थी कि वह डूडियन की बातों पर जोर से हंसना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसने डूडियन की ठंडी आंखों को देखा, उसे अचानक उसके ठंडे स्वर के बारे में याद आया। शायद वह वास्तव में उसकी पृष्ठभूमि नहीं जानती थी, इसलिए उसने कहा, जब तक मैं राष्ट्रपति को सूचित करने में आपकी मदद करूं, आपको यहीं इंतजार करना चाहिए। खत्म हुआ। वह मुड़ी और तेजी से चली गई। डूडियन के सख्त और दबंग रवैये से जोसेफ और बाकी लोग हैरान थे। यह उस मितभाषी लड़के से बहुत अलग था जो उन्हें याद था। थोड़ी देर बाद काले सूट में एक अधेड़ उम्र का आदमी उस लंबी महिला का पीछा करते हुए वापस आया। जब उसने डूडियन और अन्य लोगों को दूर से देखा तो उसकी भौहें सिकुड़ गईं, लेकिन उन्होंने फिर भी शिष्टाचार बनाए रखा और गुस्से को सहन किया। हेलो, मैं यहाँ का राष्ट्रपति हूँ। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप कौन हैं? उसने डूडियन की ओर देखा। ऐसा लगता है कि जब तक वह डूडियन के जवाब से संतुष्ट नहीं होंगे, उन्हें तुरंत बाहर कर दिया जाएगा। डूडियन को स्वाभाविक रूप से दूसरे पक्ष की आंखों में सवाल और असहिष्णुता महसूस हुई, लेकिन जवाब देने में वह बहुत आलसी था, इसलिए उसने अपना शिकारी पदक उठाया। क्या आप जानते हैं ये क्या है? अधेड़ उम्र के व्यक्ति की तेज नज़रें पदक के पैटर्न पर केंद्रित थीं। जब उसने डूडियन को भयभीत होकर देखा तो उसकी आंखें सिकुड़ गईं। जैसे ही वह सम्मान में झुका, उसने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की, मुझे पता है। डूडियन ने कहा, मैं बार्टन नाम के एक व्यक्ति का उल्लेख करना चाहता हूँ। वह एक खनिक है जिसे कुछ समय पहले ही आपको सौंपा गया था, और आप उसे तुरंत आने देंगे? अधेड़ ने उत्तर दिया, हाँ, तुरंत। उसने लंबी महिला की ओर हाथ हिलाया और उसे तुरंत निपटने का इशारा किया। वह लंबी महिला राष्ट्रपति को इस तरह से व्यवहार करते देखकर दंग रह गई। अध्यक्ष ने ऐसा रवैया तब दिखाया जब चैम्बर ऑफ कॉमर्स के महाप्रबंधक निरीक्षण करने पहुंचे। उसे डूडियन के शब्द याद आए क्योंकि उसके बाल थोड़े खड़े थे। वह भाग्यशाली थी कि उसने अपने आवेग को रोक लिया, नहीं तो उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता था। आधे घंटे बाद वह लंबी महिला एक लड़के के साथ वापस आई जो बंदर की तरह काला था। वह उस लड़के की असहनीय गंध को सहन कर रही थी जिसे डूडियन के सामने लाया गया था। ये वह आदमी है जिसे मेरी मालकिन चाहती है। डूडियन ने बैरन को इमारत में प्रवेश करने के बाद से ही नोटिस कर लिया था। उसके लंगड़े पैरों से वह एक बूढ़े आदमी जैसा दिखता था। बार्टन का शरीर बहुत पतला था क्योंकि बगल से पसलियों की कतारें देखी जा सकती थीं। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसके चेहरे पर मांस का कोई निशान नहीं था, जिससे उसकी आंख खोपड़ी में गहराई तक धंस गई थी। जैसे ही बार्टन की नज़र जोसेफ, क्रोएन और बैरी पर पड़ी तो वह चौंक गया। जोसेफ बार्टन को पहचानने वाला पहला व्यक्ति था, इसलिए वह अपनी सीट से उछल पड़ा और आगे बढ़ा। अरे बार्टन, हम तुम्हें लेने आए हैं। तुम इतने दुबले कैसे हो? क्या खनिक कुछ नहीं खाते? तीनों ने दुबले पतले बार्टन को आश्चर्य से देखा और उनके दिल दुखने लगे। बार्टन का गला रुंध गया। तुम कैसे आए? डीन हमें लेकर आया। क्रोएन ने डूडियन की ओर इशारा किया जो सोफे पर बैठा था और कहा, डीन ने हम सभी को छुड़ा लिया। डीन। बार्टन ने डूडियन की ओर देखा। डूडियन को उम्मीद नहीं थी कि एक खनिक का सिर्फ 1 साल का जीवन उसे इस तरह यातना देगा। मुझे देर हो गई, आप ठीक हैं? जैसे ही बार्टन ने कहा, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। तुम मुझे याद करते हो? मैंने सोचा। डूडियन ने आह भरते हुए कहा, मैं 3 साल से दूर हूं और मैं नहीं जा सका, वरना मैं तुम्हें पहले ही छुड़ा सकता था। डूडियन की बातचीत सुनकर अधेड़ उम्र का व्यक्ति डूडियन की पहचान के बारे में अधिक आश्वस्त हो गया।
उन्होंने सम्मानपूर्वक कहा, मिस्टर बार्टन यहाँ सबसे छोटे खनिक हैं और उनकी बहुत अच्छी देखभाल की गई है, लेकिन खनिकों की रहने की स्थिति खराब है। तो आप जानते हैं, इसलिए उसके लिए इसे बदलना। हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। यह आवश्यकताओं से थोड़ा ऊपर है। तुम चुप रहो, डूडियन ने उसकी ओर देखते हुए कहा। अधेड़ जरा भी गुस्सा दिखाए बिना चुप हो गया। वह जानता था कि वह किस प्रकार के राक्षस का सामना कर रहा है। लंबी महिला को अचानक लगा कि उसने डूडियन की पहचान को कम करके आंका है। चलो चलें। डूडियन उठ गया। हालांकि मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति द्वारा बार्टन की अच्छी तरह से देखभाल नहीं की गई थी, कम से कम दूसरे के साथ कुछ भी गलत नहीं था। इसके अलावा कमजोर ही शर्तों का अनुपालन कर सकता है। अध्याय 89। चैम्बर ऑफ कॉमर्स से बाहर निकलते ही डूडियन जोसेफ, बार्टन और अन्य को अपने साथ ले गए। वे पास के एक शराबखाने में आए। मेज बर्तनों से भरी थी, आखिरकार सभी भूखे थे। डीन, यह इतना है, इतना कि हम खा नहीं सकते। क्रोएन ने अपनी लार निगलते समय बर्तनों से भरी मेज की ओर देखा। डूडियन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, खाओ, हम करेंगे। उनमें से 4 लोग खाना पीना बंद नहीं कर सके। इसी समय सफ़ेद स्कर्ट पहने एक वेटर आया। डूडियन से बात करने से पहले उसने अपनी नाक बंद करके दूसरी ओर देखा। इनके लिए आपको हमें कुल 68 तांबे के सिक्के देने होंगे। डूडियन ने भौहें चढ़ाकर कहा, हम अभी तक समाप्त नहीं हुए हैं। बिल चुकाओ और जितना हो सके खाओ। वेटर लड़की ठंडी आवाज में बोली। डूडियन दुखी था, लेकिन उसकी परवाह करने में बहुत आलसी था। उसने एक चांदी का सिक्का निकाला और उसके हाथ की ट्रे में रख दिया, इनमें से 3 और। वेटर एक पल के लिए आश्चर्यचकित रह गई, क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि डूडियन इतना उदार होगा। जब वह खाना लेने के लिए वापस रसोई की ओर मुड़ी तो उसने कुछ नहीं कहा। इतना महंगा। लड़की की बातें सुनकर बार्टन शर्मिंदा होकर खाना खाने लगा। डूडियन ने लहराते हुए कहा, पैसा कोई समस्या नहीं है, क्योंकि मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। जितना चाहो खाओ, अगर पर्याप्त नहीं है तो हम और ऑर्डर करना जारी रख सकते हैं। बार्टन और अन्य लोगों ने देखा कि डूडियन वास्तव में व्यथित नहीं थे और उन्हें परवाह नहीं थी, इसलिए वे थोड़ा आश्वस्त थे। वे चबाने के लिए हवा और झाड़ू लगाते रहे। डीन, आपका पैसा से है? बैरी पूछने ही वाला था, लेकिन उसने देखा कि अन्य मेहमान पब में आए थे और अचानक चुप हो गए। वह उनके सामने ही खाना खाता रहा। समाप्त होने के बाद डूडियन ने उन्हें शराबखाने से बाहर निकाला और उसके आसपास के क्षेत्र में एक छोटी सी गली ढूंढी। वहां से कोई भी व्यक्ति नहीं गुजर रहा था, इसलिए वह निश्चिंत होकर उनसे बात कर रहा था। भविष्य के लिए क्या योजना है? बार्टन और जोसेफ ने एक दूसरे की ओर देखा। जोसेफ ने हकलाते हुए कहा, मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि मैं जा सकता हूं और नौकरी ढूंढ सकता हूं। मुझे भोजन के लिए पर्याप्त वेतन के साथ कुछ खोजने में सक्षम होना चाहिए। मैं भी, बैरी ने कहा। डूडियन ने बार्टन और क्रोएन की ओर देखा और उनके चेहरे पर भाव देखकर सिर हिलाया और कहा, मैंने आप लोगों को छुड़ा लिया है, लेकिन आप जो चाहें वह करने के लिए स्वतंत्र हैं। स्वाभाविक रूप से मैं आप पर कुछ भी दबाव नहीं डालूंगा। अब आपके लिए चुनने के लिए 3 विकल्प हैं। पहला, मैं आपके लिए माली और हाउसकीपर जैसी नौकरियां पा सकता हूं। आप इन पदों पर सेवा कर सकते हैं और मेरे घर की देखभाल करने में मेरी मदद कर सकते हैं। मैं वास्तव में आपके साथ नौकरों के रूप में नहीं, बल्कि केवल नाम के लिए व्यवहार करूंगा। वाणिज्यिक जिला घर। बार्टन और बाकी लोग ऐसे घूर रहे थे मानो वे भेड़ें हों। डूडियन ने सिर हिलाया। हाँ, दूसरा विकल्प यह है कि मैं आप में से हर एक को कुछ धनराशि दूंगा। आप जो चाहें करें, क्योंकि मैं आपके खर्च करने में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। जबकि अंतिम विकल्प एक सहायक बनना है। सहायक? बार्टन ने प्रश्न किया। डूडियन ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ, लेकिन जो चीज़ें मैं करने जा रहा हूं वे बहुत खतरनाक हैं। ये थोड़ा अवैध है और आपको अपनी जान गंवानी पड़ सकती है। उन्हें उसकी बात पर आश्चर्य हुआ। जब वे विकल्पों के बारे में सोच रहे थे तो उनमें थोड़ी झिझक थी। बार्टन नीचे देखता रहा और अचानक डूडियन की ओर देखा। मैंने आपको काम करने में मदद करने के लिए तीसरा विकल्प चुना। बस, मेरे पैर अच्छे नहीं हैं, मुझे डर है कि यह आपकी मदद करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। डूडियन ने उसकी ओर देखते हुए सिर हिलाया। मैं आपकी क्षमताओं को महत्व देता हूं, इसीलिए मैं आप लोगों को मौका दे रहा हूं। इसके बारे में चिंता मत करें, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। जोसेफ ने हकलाते हुए कहा, तुम्हारे बिना मुझे जल्द ही काम करने के लिए खदान में भेज दिया जाएगा। मैं वैसे भी मर जाऊंगा, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझसे क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे आदेशों को सुनूंगा। डूडियन ने थोड़ा सिर हिलाया, कहा, मुझे थोड़ा समझाने दीजिए। यदि आप मेरे पीछे चलना चुनते हैं तो ये बिना वापसी का रास्ता होगा और खतरे होंगे। लेकिन मैंने आप लोगों को नहीं छुड़ाया क्योंकि मैं इसे आप पर थोपना चाहता था। बस ये जान लें कि आपको मुझ पर कुछ भी बकाया नहीं है। मैंने आप लोगों की मदद की क्योंकि मैं वह देखभाल लौटाना चाहता था जो आपने मुझे दी थी। जोसेफ ने क्रूएन और बैरी की ओर देखा, सोचा, दृढ़ता से प्रामाणिक, मैं अभी भी आपका अनुसरण करने को तैयार हूं। हालांकि यह अवैध है, मेरा मानना है कि डीन स्मार्ट है।
मैं गरीबों का जीवन नहीं जीना चाहता। मैं ऊंचा खड़ा होना चाहता हूँ। मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। उनकी बातें सुनकर क्रोएन और बैरी, जो झिझक रहे थे, ने अपना मन बदल लिया और दृढ़तापूर्वक कहा, हम भी शामिल होना चाहते हैं। डूडियन ने नहीं सोचा था कि जोसेफ के ऐसे विचार थे। उसने अपनी जेब से 4 सोने के सिक्के निकाले। ये हमारी वर्तमान स्टार्टअप पूंजी है। हालांकि कुछ समय के बाद हमारे पास नए फंड होंगे। मैं आपको ये 4 सोने के सिक्के देने जा रहा हूँ। मेरा अनुरोध है कि आप लोग जितनी जल्दी हो सके एक दूरस्थ जगह ढूंढें। सभ्यता से जितना दूर उतना बेहतर होगा। बाद में एक गुप्त छोटी फैक्ट्री का निर्माण करें। बार्टन ने 4 स्वर्ण सिक्कों को देखा। उसकी हृदय गति कुछ तेज हो गई। क्रोएन ये कहने से खुद को नहीं रोक सका, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि हम सोना ले लेंगे और भाग जाएंगे? डूडियन ने उसकी ओर देखा और कहा, मुझे तुम पर भरोसा है। क्रोएन की आंखें लाल हो गईं। फिलहाल हाथ में पर्याप्त पैसा नहीं है। समय के साथ पर्याप्त से अधिक हो जाएगा। इसलिए जब हमारे पास अतिरिक्त धन होगा तो आप पढ़ाई के लिए स्कूल जा सकते हैं। जहां तक आपके शरीर की बात है, मैं इलाज के लिए कोई रास्ता ढूंढूंगा। डूडियन ने कहा। उनमें से 4 लोग अपनी आंखों में थोड़ी उम्मीद लेकर चौंक गए। अब बेहतर होगा कि आप अच्छे कपड़े ढूंढें, नहीं तो आपके मौजूदा पहनावे से लोग सोचेंगे कि आपने सोना लूट लिया है। डूडियन मुस्कुराया। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और हंसे। डूडियन ने समय का अनुमान लगाने के लिए आकाश की जांच की। यदि आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो अनाथालय के सामने एक सिग्नल लगा दें और मैं आ जाऊंगा। लेकिन याद रखें, आप हमारी पहचान उजागर नहीं कर सकते। हम जानते हैं। क्रोन हंसे। डूडियन ने बार्टन की ओर देखा और कहा, मैं आपको जल्द से जल्द ठीक होने में मदद करने की कोशिश करूंगा। मैं चिंतित नहीं हूं, बार्टन ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। जाने के बाद डूडियन ने एक गाड़ी किराए पर ली और आवासीय जिले में वापस चला गया। वापस लौटने में उसे करीब 1 घंटा लग गया। जब तक वह घर आया तब तक अंधेरा हो चुका था। डूडियन ने घर आकर देखा कि जुरा रात का खाना तैयार करने में व्यस्त था। रात्रि भोज के समय उन्होंने डूडियन से पूछा कि उसने पूरे दिन क्या किया, लेकिन विवरण में नहीं गया। आखिरकार उनके विचार में डूडियन शादी की उम्र के करीब पहुंच रहा था और एक गार्ड भी था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे अपने निजी स्थान की थोड़ी ज़रूरत थी। अगली सुबह डूडियन समय पर उठे और नाश्ता करने के बाद बाहर चले गए। अंतिम किमियागर आधार, मुझे आशा है कि इसे बदला नहीं गया होगा। डूडियन ने गुप्त गढ़ के बारे में सोचा। अध्याय 90। बाजार के पास एक साधारण गली में एक सुंदर लड़का काली रोटी का टुकड़ा हाथ में लिए सड़क पर चल रहा था। संयोगवश उसके हाथ से रोटी जमीन पर गिर गई। वह आश्चर्यचकित रह गया क्योंकि वह उसे उठाने के लिए तेजी से झुका। जमीन पर गिरी रोटी के किनारे पर धूल जमी हुई थी। वह इसे लेने या न लेने में झिझक रहा था। पैदल यात्री सड़क के पार काम करने के लिए दौड़ रहे थे। कुछ राहगीरों ने उस पर नजर डाली लेकिन किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ऐसा लग रहा था कि लड़का रोटी के लिए परेशान था, लेकिन किसी ने नहीं देखा कि उसकी नाक से बदबू आ रही है। वह डूडियन था और उसका ध्यान गंध की अनुभूति पर केंद्रित था। वह धीरे धीरे और छोटी छोटी सांसें ले रहा था ताकि वह विवरण को अधिक सटीक रूप से पहचान सके। सड़क पर हर तरह की जटिल गंध थी, लेकिन गंध पर नज़र रखना उसके लिए एक शारीरिक प्रवृत्ति की तरह था, जैसे कि अपनी बाहों को हिलाना। इसे समझने में सक्षम होने के लिए उसे इसका अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं थी। डूडियन ने अपनी इंद्रियों को पिछली गली के गुप्त कमरे से आने वाली गंधों की ओर केंद्रित किया। विभिन्न प्रकार की गंधें तैर रही थीं, जो कक्ष की अस्पष्ट रूपरेखा दिखा रही थीं। सल्फर की गंध, पीले फास्फोरस का स्वाद। कोई 3 लोग, उनमें से एक में हल्की गंध है, यह एक लड़की होनी चाहिए। डूडियन आश्चर्यचकित था क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि इस गुप्त कक्ष में इस समय कोई होगा। क्या ये कीमियागर प्रशिक्षु हर दिन यहाँ प्रयोग कर रहे हैं? डूडियन ने सड़क के ऊपर बने कमरों पर ध्यान केंद्रित करने से पहले थोड़ा सोचा। ऊपर से हल्की हल्की गंध आ रही थी। संभवतः वहाँ कोई नहीं रहता है और लंबे समय से ऐसा ही है। कीमिया लैब घर के नीचे है। घर का मालिक लैब का मालिक होगा, या शायद उसे कीमियागरों ने मार डाला होगा। डूडियन ने गुप्त रूप से सोचा। उसने रोटी उठाई और उसके ऊपर की धूल को थपथपाया। वह धीरे धीरे सड़क पर चला गया। वहां राहगीरों की जांच करने वाला कोई छिपा हुआ संतरी नहीं था और न ही गुप्त प्रयोगशाला के सामने वाले घर में कोई था। फिर भी उसे हर समय विवेकशील रहना पड़ा या परिणाम भुगतने पड़े। वह दूसरी गली की ओर चला गया और उसे एक छोटी सी दर्जी की दुकान मिली। बिना अधिक समय बर्बाद किए वह अंदर चला गया। दर्जी का प्रशिक्षु सबसे पहले डूडियन के पास आया और विनम्र तरीके से बोला, अतिथि, क्या मैं जान सकता हूं कि आपको क्या चाहिए? डूडियन ने दीवारों पर लटके कपड़ों के उत्पादों पर नजर डाली, लेकिन उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो उनकी ज़रूरतों के अनुरूप हो। मुझे एक विशाल काले वस्त्र और एक मुखौटा की आवश्यकता है। प्रशिक्षु दर्जी ने हैरान होकर उसकी ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। तुम्हें क्या समय चाहिए? मैं इसे कब प्राप्त कर सकता हूँ? डूडियन ने पूछा। आज रात। ठीक है, इस बार कल मैं आकर ले लूँगा। कोई बात नहीं।
अब आपको सामग्री चुननी होगी। हमारे पास सन फाइबर, रेशम है। एक ठोस कपड़ा, डूडियन ने कहा। जमा राशि कितनी है? दर्जी के प्रशिक्षु ने उत्तर देने से पहले इसके बारे में सोचा। यदि आप चाहते हैं कि यह मजबूत हो तो सबसे अच्छी सामग्री लिनन फाइबर होगी। इसकी कीमत आपको 7 तांबे के सिक्के होंगे। जमा आमतौर पर आधा होता है, जो 3 तांबे के सिक्के होते हैं। डूडियन ने तुरंत 3 सिक्के निकाले और उसे दे दिए। रोज़ा थोड़ा बड़ा होना चाहिए। ठीक है। दर्जी प्रशिक्षु मुस्कुराया और सहमत हुआ। उसने डूडियन के शरीर के अनुपात को मापने के लिए एक शासक लिया, उन्हें लिखा और डूडियन को एक और नोट दिया। कल। डूडियन ने नोट लिया, दर्जी की दुकान छोड़ दी और बुदबुदाया। अगली समस्या टैटू की है। उसे साबित करना होगा कि वह एक कीमियागर है ताकि वह आधार तक पहुंच सके। सबसे विश्वसनीय तरीका है कीमिया टैटू बनवाना। हालांकि इस युग में लेज़र नहीं है, इसलिए एक बार टैटू बन जाने के बाद उसे धोना मुश्किल होगा। हर बार जब वह शिकार से वापस आएगा तो उसके शरीर की पूरी जांच की जाएगी ताकि वायरस अंदर प्रवेश न कर सके। टैटू को छुपाने का कोई उपाय नहीं होगा। उसने एक पल के लिए सोचा और अंततः जोखिम लेने का फैसला किया। अल्पविराम। पूर्वी बाहरी इलाके में स्याही के लिए कच्चे माल की एक छोटी सी फैक्ट्री थी। यह विकिरण क्षेत्र के निकट एक दूरस्थ स्थान पर था। डूडियन ने यहां आकर रास्ता रोक रहे गार्डों को अपना गार्ड मेडल दिखाया। मैं यहां व्यवसाय करने और आपके नियमित उत्पादन वातावरण की जांच करने के लिए आया हूं। वे उसे घूरते रहे, इससे पहले कि उनमें से एक दूसरे की ओर मुड़ता और उसे आंख मारता। बाद में वह डूडियन की ओर मुड़ा और बोला, कृपया यहीं रुकें। मैं उच्च अधिकारियों को सूचित करके आपकी मदद करूंगा। डूडियन ने सिर हिलाया और इंतजार करने के लिए दरवाजे के पास खड़ा हो गया। एक क्षण बाद एक मोटा अधेड़ उम्र का आदमी पिछले गार्ड के साथ बाहर निकला। डूडियन को देखकर अधेड़ उम्र का व्यक्ति दंग रह गया, क्योंकि उसे इतने युवा गार्ड को देखने की उम्मीद नहीं थी। वह मुस्कुराया और विनम्रता से बोला, नमस्कार। आपको पहले ही बता देना चाहिए था कि आप कारखाने की जांच करने आ रहे हैं। क्या गुइके के पास जांच का नियंत्रण नहीं है? डूडियन ने अपना हाथ लहराया। मैं यहाँ व्यापार करने के लिए आपकी तलाश कर रहा हूँ। क्या आपके पास यहाँ लोहे की पिच स्याही है? डूडियन को सुनकर मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को राहत मिली। गैलनट स्याही। वह घटक बहुत लोकप्रिय नहीं था, इसलिए इसे बंद कर दिया गया है। अब हम सभी कार्बन स्याही का उपयोग करते हैं। अच्छी बात है। डूडियन ने सिर हिलाया और कहा, मुझे गैलिक स्याही की एक बोतल के लिए कच्चा माल दो। ओह! एक अधेड़ उम्र के आदमी का अचानक गला भर आया। उसने ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, एक बोतल। डूडियन शर्मिंदगी से खांसने लगा। आखिरकार वह कोई दुकान नहीं, फैक्ट्री थी। लेकिन गैलिक स्याही के लिए कच्चा माल बेचने वाली दुकान ढूंढना बहुत मुश्किल था, इसलिए उन्हें स्रोत पर आना पड़ा। कितना पैसा? डूडियन ने सीधे कीमत पूछी और उसे मना करने का मौका नहीं दिया। अधेड़ उम्र का आदमी चुप था, लेकिन फिर भी विनम्र बना रहा। मुझे पता बताओ और ये तुम्हें भेज दिया जाएगा। डूडियन ने स्पष्ट रूप से जारी रखा, मेरे पास समय की कमी है, इसलिए मैं इसे अभी प्राप्त करना चाहूँगा। कोई बात नहीं। एक अधेड़ उम्र के आदमी ने उसकी ओर देखा और कहा, पैसा जरूरी नहीं है। तुम्हें और क्या चाहिए? डूडियन ने मुस्कुराते हुए कहा, बस यही। अधेड़ उम्र के व्यक्ति को राहत मिली, क्योंकि उसे पता था कि यह एक झूठा अलार्म था। ठीक है, मैं अभी किसी को इसे लाने के लिए कहूँगा। फिर मुड़ा और चला गया। एक क्षण बाद एक दुबला पतला युवक डूडियन के पास गहरे रंग की स्याही की एक बोतल लेकर आया। डूडियन को स्याही की गंध महसूस करने के लिए ढक्कन खोलने की आवश्यकता नहीं है। यह एक घिनौनी स्याही थी। इसका उपयोग दीवार के अंदर के लोगों द्वारा किया जाता था, लेकिन बाद में उन्होंने कार्बन स्याही बनाने के लिए कोयले का उपयोग करना सीख लिया। गैलनेट स्याही की उत्पादन लागत अधिक थी, इसलिए यह महंगी थी। इसलिए धीरे धीरे कम लोगों ने इसे पसंद करना शुरू कर दिया। डूडियन स्याही लेकर चला गया और पुरुषों की खुशबू की एक बोतल लेने के लिए दुकान पर गया। बाद में वह घर वापस चला गया और अपने छोटे से कमरे में ताला लगा दिया। गैलिक स्याही की गंध कार्बन स्याही की तुलना में बहुत हल्की थी। लोगों द्वारा कार्बन स्याही का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था, इसलिए इसकी गंध परिचित थी। यही कारण है कि डूडियन ने गैलनेट स्याही खरीदने का कष्ट उठाया। दुर्भाग्य से कोई सक्रिय कार्बन नहीं है, या मैं अंदर की गंध को पूरी तरह से खत्म कर सकता हूँ। डूडियन ने सोचा। उसने स्याही का कुछ हिस्सा एक छोटे कटोरे में डाला और उसके अंदर हल्का इत्र मिला दिया। गंध अजीब नहीं हुई, इसलिए उसे राहत मिली। फिर उसने अपने शरीर के कपड़े उतार दिए, जिससे गेहूं रंग का स्वस्थ शरीर प्रकट हुआ। डूडियन ने अपनी छाती पर जादू के निशानों को देखा। मुझे यकीन नहीं है कि वे कीमियागर प्रशिक्षु जादू के निशानों को पहचान पाएंगे या नहीं। किसी भी मामले में मुझे उन्हें छिपाना चाहिए। उसने कलम को स्याही में डुबोया और अपनी छाती पर जादू के निशान बनाने लगा। जैसे ही ठंडी स्याही जादू के निशानों पर गिरी, उसकी छाती का हिस्सा बहुत गहरा काला होने लगा। मुझे खंजर के निशान को भी ढकना है। डूडियन ने खंजर के निशान पर पेंट करने के लिए कलम का इस्तेमाल किया। जादू के निशान बगल में थे, जबकि खंजर के निशान लंबवत थे।
जल्द ही डुडियन को पता चला कि उसकी छाती पर एक काला क्रॉस था।